5 स्टार में मेरे जो नॉन शेफ्स थे वो कहते थे हमारे यहाँ तो एक महीना ग्रेवीज रहती है, हमें निकालना है, वो कोल्ड स्टोरेज में रहती है, उसको यूज करना है। इवन उनको ये भी नहीं पता होता ये ग्रेवी आई कहाँ से। आप एक एक्सीडेंटल फूड ब्लॉगर बने? तो मैं अपने आप को फूड ब्लॉगर आज भी नहीं कहता, एक फूड एक्सप्लोरर। ये भूखा सांड की केमिस्ट्री भाई। फिटनेस फ्रीक था, थोड़ा स्ट्रांग था, हेल्दी, ये वो, तो वहां से वर्ड मैंने उठाया सांड की। वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है सांड वाली। लोग भूखा को जब जोड़ते हैं खाने से जोड़ते हैं, पीछे आइडिया भी यही था कि भूखा सांड की वो फूड को रिप्रेजेंट कर दे कि, लेकिन ये वो वाला भूखा नहीं है जो खाने का भूखा है। ये भूखा है लाइफ में कुछ अचीव करने का। भाई आपने आज तक इतना सारा खाना खाया है, इतनी डिफरेंट सिटीज का खाना खाया है, आज तक सबसे अच्छा खाना आपको कहाँ का लगा? एक मैं आपको अंडररेटेड जगह का नाम बोलता हूँ। वेज खाइए चाहे नॉन वेज खाइए, दोनों चीजें लाजवाब मिलती है। आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री का सीक्रेट क्या है, अगर किसी को इस फूड इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो? किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स देखे हैं जो बहुत अच्छा खाना बेच रहे हैं, बहुत ईमानदारी से बेच रहे हैं, लेकिन उनको उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही जितनी वो डिजर्व करते हैं। ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कचरा बेच रहे हैं, लिटरली कचरा बेच रहे हैं, लेकिन उनकी वाहवाही। कुछ दुकानों की चाय बहुत एडिक्टिव होती है। एडिक्शन कहाँ से आता है वहाँ पे कि ये लोग कुछ मिक्स करते हैं? क्या होता है? चाय का और सुट्टा का क्या कंसेप्ट है? एक फूड ब्लॉगर की कमाई कितनी होती है? हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे इस पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के गेस्ट हमारे बहुत स्पेशल हैं, जिनका नाम है मिस्टर पुजनीत। ये एक फूड ब्लॉगर हैं और ये दिखाते हैं अपनी खास ब्लॉगिंग से कि कैसे एक नॉर्मल इंसान बड़ा आदमी बन सकता है, अपनी जॉब के साथ-साथ अपना पैशन फॉलो कर सकता है और खाने के प्रति दीवानगी लोगों के सामने लेके आ सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। बट पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक और चैनल है टीएसएस क्लिप्स, जहाँ आप हमारे सारे पॉडकास्ट की छोटी-छोटी क्लिप्स देख सकते हैं और कम समय में भी सारे एपिसोड्स का फायदा ले सकते हैं। आप हमें स्पॉटिफाई पे भी फॉलो कर सकते हैं और इन सब की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कैसे बाजी, और आपको अपना काम क्यों पसंद है? काम अपना क्यों पसंद है? देखिए, मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। ओके। पूरा हफ्ता नौकरी करता हूँ, घर की जिम्मेवारियाँ हैं, और एक होता है ना मी टाइम कि है ना कुछ अपनी खुशी के लिए कुछ किया जाए जो आपको पसंद है। तो खाने का शौक बचपन से है, तो वो जब वो खाने का शौक किसी के लिए हेल्पफुल कंटेंट बना दे, मतलब मैं कुछ खा रहा हूँ, अच्छी चीज़ खा रहा हूँ, तो सामने जो मुझे देख रहा है उसको लगता है कि यार ये इतना बढ़िया इन्होंने खाया है, वो मुझे भी खाना चाहिए। तो इससे मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि मैंने कुछ खाया और वो देख के कोई और खाने गया, तो ये चीज़ मुझे पुश कर रही है और मुझे बड़ा मजा आता है ये करने में। ओके। ये भूखा सांड की केमिस्ट्री भाई। भूखा सांड मतलब आप नाम की बात कर रहे हाँ हैं कि जी। नाम? देखिए, मैंने जब ब्लॉगिंग कर रहा था शुरू में, तो ठीक है। पहले ये वीडियो ब्लॉगिंग वगैरह ये कुछ नहीं होता ये था। कब की बात है? ये आई गेस 2017 समथिंग ठीक की है, बात है। ठीक उस है। वक्त इंस्टाग्राम नया इंडिया में आया था जी। और धीरे धीरे लोग इस पे अपने प्रोफाइल्स बना रहे थे। जी। तो मैंने हमारे साथ जो मैं ब्लॉगिंग इवेंट्स में जाता था फूड ब्लॉगिंग की, तो वहाँ पे हम जितने ब्लॉगर्स कम्युनिटी के लोग थे सब अपना हैंडल इस पे बना रहे थे इंस्टाग्राम पे। तो हर कोई बना रहा था फूड XYZ, फूड ये फूड वो। तो मुझे लगा कि सब बना रहे हैं, इतने लोग हैं, मैं ना भीड़ में खो जाऊंगा। मैं भी कोई फूड XYZ नाम रख लूँगा, तो मेरी पहचान कैसे होगी, मैं अलग कैसे होऊँगा? और मेरा कंटेंट ये नहीं है कि मैं रोज़ डाल रहा हूँ और बहुत अलग है, मैं भी वही कंटेंट बना रहा हूँ। तो अलग कैसे किया जाए अपने आप को? तो नाम मुझे कुछ सोचना था, काफ़ी दिमाग लगाया, तो भूखा सांड में पहले क्या था, ब्लॉगिंग व्लॉगिंग से पहले आप देखोगे तो नहीं लगेगा, लेकिन आई वाज़ लाइक अ फिटनेस फ्रीक। ओके। तो फिटनेस फ्रीक था, तो एक वहाँ से मैंने थोड़ा स्ट्रांग था, हेल्दी, ये वो, तो वहाँ से वर्ड मैंने उठाया सांड। सांड, खुला सांड टाइप। सांड उठा लिया कि वो एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी है सांड वाली। अब भूखा, यहाँ पे क्या होता है कि भूखा सांड, लोग भूखा को जब खाने से जोड़ते हैं खाने से हाँ जोड़ते जी, हाँ हैं, जी। ठीक है। मेरा पीछे आइडिया भी यही था कि भूखा सांड की वो फूड को रिप्रेजेंट कर दे कि, लेकिन ये वो वाला भूखा नहीं है जो खाने का भूखा है। ये भूखा है लाइफ में कुछ अचीव करने का, कि ग्रोथ का। उसने, हाँ, कि कुछ अचीव करना चाहता है, उसको उसकी भूख है कि लाइफ में वो कुछ तो ये वो वाला भूखा सांड है।
तो मैंने नाम सोचा, यूनिक था, उसके मुझे फ़ायदे भी बड़े मिले कि बहुत सारे लोग सुनते हैं, हँसते हैं, याद रह जाता है, नाम अलग का अलग हो गया, तो मेरा काम बन गया था ये नाम रख के। ओके। जब आप ऑलरेडी एक प्रोफ़ेशन में थे, जैसे अभी भी आप यू आर मैं मतलब अभी भी वर्किंग जॉब करता हूँ। प्रोफ़ेशनल, राइट? तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि लोग अगर जैसे और किसी फ़ील्ड में नहीं कर रहे हैं तो फिर इस फ़ील्ड में उतर जाते हैं। आपका क्या मोटिवेशन था इस फ़ील्ड में आने के लिए? देखिए, इस फ़ील्ड में मैं किसी प्लानिंग से नहीं आया। जैसे मैंने बोला कि आई वाज़ फिटनेस फ्रीक, तो उसमें फिटनेस फ्रीक में क्या होता था कि एक चीट मील होती थी। मैंने हर वीकेंड पे कुछ है ना बढ़िया खाना है, तो बढ़िया खाना है तो अब मैं पूरा हफ्ता रिसर्च करता था कि भाई मैं खाऊंगा, पूरे हफ्ते मैंने कुछ नहीं खाना और अपनी डाइट फॉलो करनी है, तो अच्छी चीज़ खानी है। मैं बड़ी रिसर्च करता था, रिसर्च करते करते मैं बढ़िया चीज़ ढूंढता था, तो जब मैं खाता था तो मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स में सबको पता था कि ये एक पूरा डाइट फॉलो करता है, स्ट्रिक्ट डाइट, लेकिन है ना ये हफ्ते में है ना एक जगह खाएगा, वहाँ की फ़ोटो डाल देता है फ़ेसबुक पे, और फ़ोटो बड़ी शानदार होती थी, लोगों के मुँह में पानी आ जाता था। तो मैं अपने ही सर्कल में एक काफ़ी पॉपुलर हो गया था खाने-पीने के मामले में। अगर किसी को पूछना है कि भाई पाजी यहाँ आस-पास हमारे बढ़िया भटूरे कहाँ मिलते हैं, दाल कहाँ बढ़िया मिलती है, शाही पनीर किसका वन बढ़िया, पॉइंट ऑफ ढाबा कॉन्टैक्ट कौन-सा था ब आपका। तो मेरे से पूछते थे। तो मैंने कहा जी हाँ भाई, ये यहाँ-यहाँ पे आप जाके खाइए। उसके बाद ये चीज़ होने लगी तो मुझे लगा कि इसका नेक्स्ट लेवल करना चाहिए, अब तो लोग मुझे इसमें पसंद करते हैं। तो ट्रिप एडवाइज़र था, तो मैं ट्रिप एडवाइज़र के ऊपर रिव्यूज़ डालने शुरू हो गया। ट्रिप एडवाइज़र पे रिव्यू डाले, उस वक़्त ज़ोमैटो रिव्यू साइट होती थी। मैं ज़ोमैटो पे अपने रिव्यूज़ डालता था। तो रिव्यूज़ डालते-डालते मुझे भी नहीं पता लगा, तो ज़ोमैटो में एक रैंकिंग सिस्टम होता था, ब्लॉगर्स रैंकिंग में। तो मैं उसमें टॉप जो 10-15 जो होते थे ब्लॉगर्स, उसमें मेरा नाम आता था। जब मेरा नाम आना शुरू हुआ तो मुझे ना रेस्टोरेंट से इनवाइट आने शुरू हुए। आप आइए, टेस्टिंग करने आइए, हमारा खाना कैसा है, हमें फीडबैक देना। तो ऐसे मेरी एंट्री इस इंडस्ट्री में हुई। तो खाने गया, पहले तो मुझे लगा कि भाई मैं यहाँ खाऊँगा तो मेरा कम से कम 2-3 हज़ार रुपए बिल आएगा। तो जब मैं फर्स्ट टाइम गया, सीपी में एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मुझे सब पहली बार मुझे बुलाया गया। मैंने खा लिया, अच्छा डर-डर के मैं थोड़ा-थोड़ा भी खाऊँ, मैंने कहा पता नहीं कितने पैसे माँग लेंगे, कि बुलाया तो है लेकिन ये थोड़ी बोला कि कितने पैसे, हैं। हाँ। अच्छा खा पी लिया मैंने, कम से कम 2-3 हज़ार रुपए का माल खा लिया। अच्छा बाद में कहते हैं जी अच्छा जी थैंक यू, आप है ना हमें बताओ आपको कौन-सी अच्छी चीज़ लगी, ये लगा, वो मैंने बताया। उसके बाद जब पैसे की बारी हुई, पता लगा जी पैसा ₹1 भी नहीं देना। अरे वाह! मैं कहा वाह! शौक भी पूरा हो गया बढ़िया खाने का, और पैसे भी नहीं लग रहे, हैं पैसे पैसे भी नहीं लग पैसे रहे। भी नहीं लगे, और ऐसे मेरी एंट्री हो गई, क्योंकि शौक था कि मैं ऑलरेडी ये चीज़ें बढ़िया-बढ़िया खा के डाल रहा था। ऐसे मेरी एंट्री इसमें ब्लॉगिंग में हो गई। ऐसे घुसा हूँ मैं ब्लॉगिंग में। तो ये जो आप ब्लॉग लिखते थे, तो ब्लॉग लिखने के कुछ वहाँ से भी कुछ पैसे मिलते थे? नहीं, उस ज़माने में कुछ नहीं मिलता था। ये हाँ। होता था कि जैसे होता था कि आप बढ़िया से बढ़िया, आप ये सोचिए कि आप किसी 5 स्टार में जा रहे हैं, आप खाने जाएँगे, आप 2000 से 5000 रुपए एवरेज आपका बिल कहीं नहीं गया। आप ये सोचिए कि आप घर बैठे हैं, टीवी में आपने कोई होटल देखा कि मैं यहाँ खाने जाऊँगा, आपकी कोई स्पेशल ओकेज़न है कि भाई मेरे पास जब फालतू पैसे होंगे तब मैं ये 5000 रुपए का डिनर करने जाऊँगा। तो वो चीज़ें क्या हुई, वो चीज़ें मैंने अपनी आँखों के सामने पॉसिबल होते देखी कि कुछ पैसा भी नहीं देना, बड़े-बड़े टॉप रेस्टोरेंट दिल्ली एनसीआर के आपको बुला रहे हैं, खाने के लिए बुला रहे हैं। ये नहीं कि आप 1 आइटम खा रहे हो, 2 खा रहे हो, कम से कम आपके सामने 10-15 आइटम रखी जाती हैं और आप टेस्टिंग कर रहे हो। आपको एक्सपीरियंस हो रहा है कि ये नहीं आप सिर्फ़ एक पंजाबी डिशेज़ तक ही रह गए कि भाई वही नॉर्थ इंडियन खा रहे हैं। आपको कोरियन डिशेज़ भी मिल रही हैं, जापानीज़ भी आप ट्राई कर रहे हो, जो आप पैसे जब आप खर्चोगे 2, 4, 5,000 पे, तो आपको डर लगेगा कि यार मैंने खर्च तो दिया, पता नहीं स्वाद आए ना आए। तो ये सब चीज़ें आपको फ्री में एक्सपीरियंस करने को मिल रही थी, और आप ऑब्वियसली एक नई चीज़ सीख रहे थे, नया एक्सपीरियंस कर रहे थे, और आपका पैसा कोई लग नहीं रहा था, सिर्फ़ आने-जाने का और टाइम का होता था। और ये चीज़ मुझे पसंद भी थी कि नई-नई चीज़ें खाने को मिल रही हैं, सब कुछ मिल रही है। और जब इसके बारे में डालना शुरू किया, तो पहले तो पता ही नहीं था भाई पैसे भी मिलते हैं, ये मिलते हैं। तो धीरे-धीरे जी पैसे भी बनने शुरू हो गए, तो मैंने कहा ये तो बढ़िया चीज़ होगी। तो मैं क्या इसको ऐसे पोर्ट्रे कर दूँ कि आप एक एक्सीडेंटल फूड ब्लॉगर बने? एक्सीडेंटल आप कह सकते हैं, मैं अपने आप को फूड ब्लॉगर आज भी नहीं कहता। ठीक ओके। है? मैं ये कहूँगा कि एक फूड एक्सप्लोरर, आज भी इतने साल हो गए मुझे, 8
9 साल से ज़्यादा मुझे ये करते हो गए हैं। मैं आज भी अपने आप को ब्लॉगर नहीं मानता। इवन फूड इन्फ्लुएंसर एक वर्ड ज़रूर आया है सोशल मीडिया पे, फूड इन्फ्लुएंसर, लेकिन आज भी मैं फूड एक्सप्लोरर कहता हूँ। और एक्सीडेंटल तो मैं हूँ ही नहीं, बचपन से मैं खा रहा हूँ और प्लानिंग कर के खा रहा हूँ। अब ये है कि अब पहले अपने लिए खाता था, अब सामने जो जनता मुझे देखती है उनके लिए खा रहा हूँ। तो मैं अभी भी एक्सप्लोरर कहिए आप, मैं ये कहूँगा कि फूड एक्सप्लोरर वर्ड मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा। ओके। अगर मैं बात करूं रेस्टोरेंट्स की और स्ट्रीट फूड की, तो आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आता है? देखिए, मुझे दोनों पसंद है, ठीक है? मुझे कंटेंट बनाना है, तो मैं स्ट्रीट फूड वाले का ज़्यादा करता हूँ। उसमें क्या होता है कि देखिए, जब हम स्ट्रीट फूड का करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग के डेज़ की बताता हाँ हूँ। जी। स्टार्टिंग के डेज़ में क्या होता था कि किसी को नहीं पता होता था ये फूड ब्लॉगिंग क्या है, क्या ये आप किसी के पास कैमरा लेके चले जाइए, वो है ना डर जाता था, ठीक है? मैं दोनों का डिफ़रेंस बताऊँगा कि मज़ा मुझे किसमें क्यों आता है। स्ट्रीट फूड में क्या होता था, आप जा रहे हैं, ठीक आप है। स्ट्रीट फूड में रिव्यू आप किसी को परमिशन लीजिए रेडी वाले से, तो शुरू में क्या होता था वो थोड़ा डरता था, उसे ये नहीं पता होता था ये भाई क्यों आया है कैमरा लेके मेरी फ़ोटो बना रहा है, वीडियो बना रहा है, तो वो डरता था। तो हम उसको समझाते थे कि भाई इससे ये होगा, हम ऐसे डालेंगे ये। आज आज आप किसी भी रेडी वाले के पास जाइए, किसी किसी वो को नहीं आपको डरेगा। बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुँ, उस ज़माने में हुँ, 8 साल पहले आपको कन्विंस करना पड़ता था। उसके बाद क्या होता था, जब वो फ्रेश चीज़ बन रही है, आपके सामने चीज़ बन रही है, तो आप जब उसको कैमरे पे कैप्चर कर रहे हो ना, फ्रेश चीज़ बन रही है, एक बड़ा-सा तवा पड़ा है, उसपे चीज़ें बन रही हैं, तो क्या है जो सामने ऑडियंस है ना, वो जब बनते हुए देखते हैं, शर्र की वैसे तवे के ऊपर कोई चीज़ गिरती है, शर्र आता है, बटर गिरता है, खुशबू तो नहीं आती, लेकिन वो जो धुआँ उड़ता है, जो ल ऐसे लपटे से लोग निकलती है, लोग उस इमेजिन करने लग जाते हैं। लोग लोगों को एक्चुअली वो देख के ना भूख लगने लग जाती है। हुँ, आप जब वो भूख लगती है ना, तो आधा काम तो हमारा वहीं पूरा हो जाता है। आप देखिए, हम आज वीडियो बनाते हैं तो हम उसमें जो उसको बनाने का शॉट ज़रूर रखते हैं। उससे क्या होता है कि एक तो बन कैसे रहा है, और वो देख के ना आपकी आँखों में जब वो आता है, आपको भूख लगती है। उसके बाद जो बची-कुची कसर होती है, वो हम अपने टेबल पे दिखा के वो हम पूरी कर देते हैं। रेस्टोरेंट में क्या होता है, रेस्टोरेंट में ना आपके हाथ बाँध दिए जाते हैं, ठीक है? रेस्टोरेंट में क्या होता है, बहुत कम लोग होते हैं। मेरे पास बहुत अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट के हमने वीडियो बनाए हैं, जो आपको छूट देते हैं कि आप कुछ जो आपका मन है, जो आपको जैसा लगता है, आप वैसा बोलिए। अगर आपको ये चीज़ पसंद है, तो बोलिए, नहीं है तो नहीं बोलिए, और आप जैसे बोलेंगे हम आपका फीडबैक पॉज़िटिवली लेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसी है, जो क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। वो आपके मुँह में वर्ड्स डालते हैं कि आप मेरी चीज़ खा रहे हो, तो आप ये चीज़ बोलो। अच्छा, आपने अगर कुछ ये बोल दिया कि अब आपने 10 में से 8 नंबर दे दिए, तो वो कहेगा भई मेरे को 8 क्यों दे दिए? ऐसा ऐसा स्ट्रीट फूड में भी होता है कि वो फ़ील करता है कि भई मेरे को 8 क्यों दिए? मेरा तो बहुत बढ़िया है। लेकिन रेस्टोरेंट वाला क्या होता है कि वो आपके मुँह में वर्ड्स डालता है। उसको ये है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये है कि भई ये खा रहा है, मैं इसको खिला रहा हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा ही बोलेगा। तो जो हमें आज़ादी देता है कि जैसा आपका मन है, जैसा आपको लगता है, आप वैसा बनाओ, तो मज़ा हमें रेस्टोरेंट में करने को आता है। और स्ट्रीट फूड में ये होता है, स्ट्रीट फूड में तो लोग इतनी परवाह करते नहीं हैं। वो कहते हैं जी पाजी, वो तो उल्टा उसके बाद पूछते हैं, पाजी मज़ा आया या नहीं आया? कई बार क्या होता है, स्ट्रीट फूड में 19-20 नीचे हमें मज़ा नहीं आया होता। लेकिन जो ओनर होता है, आपकी डायरेक्ट डील ओनर है। रेस्टोरेंट में क्या होता है, ओनर कई बार नहीं होते, आप स्टाफ से डील करते हो। स्टाफ इसको एज़ ए नौकरी देखता है। वो दिल से नहीं, उसको है कि भाई ये मेरा आया है, ये करेगा, इसको खिलाना है, मेरी ज़िम्मेवारी यही है। आप रेडी पे, कार्ट पे, छोटे से आउटलेट पे जाओगे, आपको ओनर ने अपने हाथ से बना के खिलाया। कई बार क्या होता है, 19-20 की कमी होती है खाने में। हाँ जी। ठीक है? लेकिन आपको सामने से इतनी प्यारे तरीके से परोसा, एक अगर आपके सामने बंदा बैठ जाए, वो कहे जी पाजी आप ये ट्राई करो, आप ऐसे खाओ, ये वाली मेरी फ़ेवरेट है, ये मैं ऐसे बना, अगर उसमें आपको 19-20 की कमी भी होगी ना, लेकिन जब आपको सामने से इतना प्यार मिलेगा ना, आपको प्यार मिलेगा, आप कहोगे यार ये चीज़ें खाना हर कोई देता है, लेकिन आपको प्यार से परोस से आपको खिलाए, तो आप वो कहते हो हाँ, ये एक्सपीरियंस के लिए तो मैं इसको ये नहीं बोलूँगा कि ये बेकार है, ये चीज़ मुझे और कहीं नहीं मिलती, तो आप उसके लिए फिर पॉज़िटिव ही बोलते हो। अभी आपने प्यार की बात करी, तो आज तक सबसे प्यार से आपको किसने खिलाया? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, प्यार से खिलाने वाले बहुत हैं।
जी। आज तो देखो शक्ल मेरी लोग पहचानते हैं तो प्यार से खिलाए। मैं आपको अपना पहला वीलॉग की बात बताता हूँ। हाँ जी, मैं शादरा की गलियों में घूम रहा था, ठीक है। ठीक है? और पहला मेरा वीलॉग आई थिंक इट्स 2017 और 18 मैं अपना पहला वीलॉग शूट कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये मैं जो शूट कर रहा हूँ, ये मैं डालूँगा या नहीं डालूँगा। वो मेरा पहला वीलॉग शूट था। सड़कों पे घूम रहा हूँ तो एक सेब की रेहड़ी थी। तो अब वो रेहड़ी की फूट्स पे सेब बड़े अच्छे सजे हुए थे, सब कुछ था, ठीक है? तो हमने ना उसकी फ़ोटो खींची रेहड़ी की, ये कि भाई सेब अच्छे लग रहे हैं, ये वो। तो जो रेहड़ी वाला था ना, उसने ना मुझे उठा के सेब दे दिया। तो मैंने कहा भैया ये सेब क्यों दे रहे हो? कह रहे आपने मेरी फ़ोटो खींची है, आप इसको इंटरनेट के ऊपर डालोगे, मेरे बारे में बोलोगे तो आप मेरी वो कर रहे हो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। तो आप ये देखो कि एक रेहड़ी वाला जो शायद इंटरनेट यूज़ नहीं भी करता होगा, और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, लोग वीलॉगिंग वगैरह लोगों को बहुत कम पता था कि ऐसा कुछ होता है। एक रेहड़ी वाले ने सिर्फ़ इसलिए खुश होके दे दिया कि मैंने उसकी फ़ोटो खींची और वो मुझे रिटर्न में एक सेब दे रहा है कि आप ये खाइए और ये एन्जॉय करिए। तो प्यार तो ये आप ये देखिए कि कोई मुझे जानता भी नहीं, कुछ नहीं जानता, लेकिन वो बंदा कितना पॉज़िटिव था कि उसने मुझे सेब दे दिया। उसमें ग्रैटिट्यूड की भावना थी एकदम। ग्रैटिट्यूड की थी, और आप खुद सोचिए कि आप धीरे-धीरे लोगों की दुकानों पे जा रहे हैं, खा रहे हैं, तो कितना स्नेह मिलेगा। आपको स्नेह की बात बताता हूँ मैं। हम एक जम्मू में है परसराम, नॉन-वेज का बहुत बहुत फ़ेमस परसराम ढाबा करके नॉन-वेज का जम्मू में। तो उनके जम्मू 2 शहर में? हैं? जम्मू शहर में? हाँ, जम्मू में प्रॉपर। ठीक है। तो उनके 2-3 आउटलेट्स हैं, लेकिन उनका एक आउटलेट ऐसा था जहाँ पे जो बनाते हैं, जो खुद बनाते हैं अपने हाथ से, वो खुद बैठते हैं। तो उनके बारे में मुझे जो लोकल था वो कह रहे थे कि ये ना आपको अलाउ नहीं करेंगे शूट करने। ये ना शायद वो स्कूल में पीटी मास्टर थे या कुछ बड़े ना स्ट्रिक्ट हैं, और वो ये चीज़ें ना पसंद नहीं करते। तो जो हमारे साथ वहाँ के लोकल थे, जम्मू के थे, वो किसी ज़माने में रेगुलर खाते थे। वो कहते थे कि ये बंदा तुम है ना यहाँ शूट नहीं कर पाओगे, वो बंदा शूट ही नहीं करने देगा, ऐसे। तो मैं वहाँ गया उनके परशुराम जी के पास, तो वहाँ जाके मैं खड़ा हुआ, तो कुदरती ये है कि ऊपर वाले की, भगवान की, वाहिगुरु की कृपा ये है, वो मुझे पहचानते थे, ठीक है? उन्होंने बैठा के, मतलब आप ये कह लो कि अपने घर में जैसे गेस्ट आता है ना, बैठा के खिलाया सब कुछ, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने ट्रीट किया। और जो हमारे साथ वहाँ के लोकल थे ना, और वो कह रहे मैंने इस आदमी को हमेशा स्ट्रिक्ट देखा है, गुस्से में देखा है, आज मैं पहली बार देख रहा हूँ ये आदमी हँस रहा है, ये खुश हो रहा है। तो ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, और मतलब हमें भी, इवन हमें उन्होंने डर डाले। मैंने कहा वो पता लगे बेइज़्ज़ती हो जाए, वहाँ जाएँ वो कहें चलो निकलो यहाँ से, हमने नहीं आए करवाना ये वो। उन्होंने बड़े अच्छे से ट्रीट किया, खिलाया-पिलाया अच्छे से। और उसके बाद भी जो मेरे साथ ग्रुप में हम वहाँ गए थे, मैं तो वहाँ दोबारा चक्कर नहीं लगा, लेकिन आज भी जो मेरे ग्रुप के लोग वहाँ जाते हैं, उनको आज भी सेम ट्रीटमेंट मिलता है। कहते हैं आप भूखा सांड के साथ आए थे, मुझे याद है, मैं आपको पहचानता हूँ। इवन क्या होता है, कई बार ट्रेन से लोग जा रहे होते हैं, तो वहाँ ट्रेन जो वंदे भारत है दोपहर को पहुँचती है, तो ख़त्म होने का टाइम होता है कि वो माल ख़त्म हो जाएगा, तो कई बार लोग रास्ते से फ़ोन कर देते हैं कि हम आ रहे हैं ये वो। तो वो आवाज़, जो मेरे साथ लोग गए थे उनकी आवाज़ भी पहचानते हैं अरे वाह! कि आप आए थे, मैंने आपकी आवाज़ पहचान ली, मैं आपका माल रखूँगा, आप आइए, आराम से आइए, खाइए। तो ऐसी-ऐसी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है, जिसमें लोगों ने, जहाँ पे हमें डर लगा था कि यहाँ पे पता नहीं कैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, क्या है, लेकिन बहुत मज़ा आया। तो जब आप जाते हो ऐसी जगहों पे और लोग बोलते हैं कि हाँ, हम तो आपको जानते हैं, हाँ, मेरा काम आसान हो जाता तो है। उस समय आपकी फीलिंग कैसे आती है? नहीं, मतलब फीलिंग ये आती है, देखो पहले जब मैं जाता था, हाँ जी, पहले तो बड़ी खुशी होती थी। अब इतने साल काम करने के बाद है ना, किसी को अपना इंट्रोडक्शन देना पड़े ना कि भाई ये मैं भूखा सांड हूँ, मैं आपका वीडियो बनाने आया हूँ। तो अब होता है यार ये मेरे को जानते नहीं है, अब मुझे तो अच्छा करना पड़ेगा, इनको अच्छा-अच्छा दिखाना पड़ेगा कि देखो मैं आपकी हेल्प करने आया हूँ, मैं आपके हेल्पिंग कंटेंट बनाऊँगा, आपको फ़ायदा होगा। तो अब ये सोच हो गई है मेरी। पहले तो अब पहचानते हैं, मेरा काम आसान, अगर मेरे को वो कोई पहचानता हो ना, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। अभी पीछे मैं देहरादून गया था, तो देहरादून में 2-3 ऐसे कार्ट्स थी, तो मैं पहली कार्ट पे गया। मैंने कहा पाजी मैं वीडियो बना लूँ? उन्होंने मुझे मना कर दिया। कह रहे मैं वीडियो बनवाता नहीं है। अब मेरे को ये था कि भाई मेरे पास यही स्लॉट है, आज का टाइम है, और मुझे यहाँ के लोकल लोगों ने बोला है कि ये यहाँ की ये जो 2-3 रेहड़ियाँ खड़ी हैं, इनका खाना बड़ा अच्छा है।
अगर मैंने मिस कर दिया तो मेरा देहरादून शूट इनकम्प्लीट है। तो मैंने एक बार रिक्वेस्ट की, उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद बराबर में दूसरी थी, वो भी थोड़े उनका भी नेचर ऐसा था। मैंने पूछा, मैंने कहा अंकल मैं वीडियो शूट कर लूँ? तो की करोगे? मैं कहा अंकल इंटरनेट से पाऊँगा। तो 2-3 सेकंड के बाद उन्होंने मेरी आवाज़ से पहचान लिया मुझे। कह रहे आप वही हो भूखा सांड? जब उन्होंने बोला ना, मैंने कहा मेरा काम हो गया। उन्होंने बोला हाँ जी, मैंने कहा अंकल, मैं कहा आपको तो पता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्या डालता हूँ? कह रहे ठीक है बना लो। तो बना लो, मतलब उन्होंने मतलब मुझे अलाउ कर दिया। मतलब ये सिर्फ़ अलाउ इसलिए किया, उसके बराबर वाला शायद मुझे नहीं जानता था, उसने मुझे मना कर दिया, उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया और वो वीडियो बहुत चला और उनका खाना और स्वाद था। तो जो देहरादून से बाहर की जनता थी, जो मसूरी जाती है या कहीं जाती है, उनके लिए बड़ा हेल्पिंग कंटेंट था कि अगर नॉन-वेज खाना हो, साफ-सुथरा, अच्छा, एक बड़ा रीज़नेबल रेट पे, तो एक कंटेंट बन गया। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें भी होती हैं। आज भी लोग मना करते हैं, आज भी पहचान ले तो हमारा काम आसान हो जाता है। एक एक और बताता हूँ मैं आपको पहचानने पे। तो क्या हुआ, मेरठ की बात है, ठीक है? तो मेरठ में हमने वीडियो शूट किए, वहाँ पर एक दाल वाले सरदार जी बहुत फ़ेमस हैं, ठीक है? बहुत फ़ेमस हैं, तो वहीं से हमने वहीं अपनी गाड़ी पार्क की हुई थी, उनके पार्किंग पास में थी, तो हम वहीं से, वो हमारा मेन पॉइंट था, वहाँ से हम इधर-उधर जा रहे थे, जहाँ भी जाते थे, वो हमारा सेंटर पॉइंट था, कहीं भी शूट करने जा रहे थे। तो हमने वो दाल की तारीफ़ सुनी हुई थी कि हमने ये दाल, हमने कहा इस इनका वीडियो तो बनाना है, पहले इधर-उधर करके आएँ। तो फाइनली हम वो ढाबे पे गए, सरदार जी थे, वो मुझे पहचानते थे। तो अब ये नहीं, अब मैंने आपको बोला कि वो पहचानते हैं तो वाह वाही भाई अपना काम हो गया। तो वो सरदार जी थे, तो मुझे कहते हैं हाँ जी, मैं पहचानता हूँ, भूखा सांड है। तो मैं कहा हाँ जी, मैं कहा पता है तो अलाउ कर। तो मैंने कहा प्लीज़ हम वीडियो बना लें? तो कह रहे हमें क्या फ़ायदा होगा? अच्छा। अच्छा, अच्छा, मैंने बोला कहा नहीं अभी फ़ायदा नहीं होगा, बाद में फ़ायदा होगा। तो कह रहे हमें क्या फ़ायदा होगा? मैं कहा मैं जो खाऊँगा मैं उसकी पेमेंट करूँगा आपको। तो कहते वो तो हमारी होती रहती है पेमेंट। तो आई वाज़ लाइक ठीक है। तो मैं 2 मिनट खड़ा हुआ, उनका जो कहने का तरीका था वो थोड़ा-सा, मतलब मुझे लगा कि वो ही इज़ नॉट रेडी कि मैं उनका शूट करूँ। ठीक है, तो उन्होंने मतलब, लेकिन कुछ क्या हुआ कि उन्होंने एक टाइप से ना कर दी। मेरे को समझ आ गया उनका जो बोलने का तरीका था, तो मैंने कहा ठीक है, चलो ठीक है। मैं आगे गया, जब तक मेरी कार आ रही थी, उन्होंने मुझे आवाज़ मार के वापस बुला लिया। तो मैंने कहा हो गया काम, ठीक है। तो उन्होंने आवाज़ मारी, तो कहते कितने बजे आओगे? मैं कहा मैं तो अभी खड़ा था, मैं अभी, कह रहे 3-4 बजे आ जाओगे? मैं कहा हाँ जी, 4 बजे मैं आ जाऊँगा। तो हमारा ऐसे बना प्रोग्राम कि हाँ जी 4 बजे दोबारा आएँ। लेकिन है ना, मेरे मन में ना वो चीज़ आ गई। उन्होंने देखा हम वेट कर रहे हैं, लेकिन वो एक बार जो उन्होंने बोला हमारा क्या फ़ायदा होगा? मैंने कहा यार ये तो अपना बेनिफिट देख रहे हैं। हो सकता है इनका कोई बेनिफिट ही ना हो, हम कंटेंट बना रहे हैं तो नहीं होगा। तो हम ऐसे ही इनका टाइम ख़राब करें। तो जब 4 बजे आए, मैंने कहा छोड़ यार क्या करना है, वापस दिल्ली चलते हैं, हमारा कंटेंट पूरा हो गया है। तो मैंने उस जगह का वीडियो शूट नहीं किया। वो वहाँ की बहुत फ़ेमस दाल है। तो कुछ ज़माने बाद कोई दूसरा मेरा फ्रेंड वहाँ पे फूड ब्लॉगिंग करने गया, तो उसने रील-वूल डाली, तो मैंने ना रील में कमेंट कर दिया। मैं कहा तुझे अलाउ कर दिया इन्होंने? ऐसे समथिंग करके मैंने कमेंट डाला उसमें। तो उनका जो सरदार जी का था, आगे फैमिली का जो वो ढाबा मेंटेन कर रहा, उसको पता चली ये बात, ठीक है? कि ऐसे-ऐसे ढाबे में कुछ हुआ था, मेरे को मना कर दिया था, कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें बोली। तो उसको पता लगा, तो वो बड़ा थोड़ा-सा उसने शर्मिंदा हुआ, कह रहा पाजी अब आप जब मर्ज़ी आओ, आपके तो हमारे वीडियो घर में रोज़ चलते हैं, आप ही की बातें होती हैं, इवन ये जो भैया आए थे, हम इनसे भी आप ही की बातें कर रहे थे, ये वो, आप हमारे ढाबे तक आए, आप ना हमारा वीडियो नहीं। तो मुझे बड़ा उस वक़्त जब ये तरीका, ये जब मेरे को लगा कि उन्होंने बड़े अच्छे से मुझे ऐसे बोला, तो अब मेरा मन कर गया, अब मैं दोबारा कभी मेरठ जाऊँगा, तो वो वाला उनके ढाबे पे तो मैं 100% जाऊँगा। अब मेरे पास उनका मालिक का नंबर नहीं है, लेकिन ऐसे ही रैंडमली किसी दिन जाऊँगा, अलाउ करेंगे तो पक्का बनाऊँगा वीडियो। बहुत बढ़िया। पाजी एक बात बताइए, आप जैसे कि इतना ट्रैवल भी करते हैं और मतलब एक्सपेंसेस भी होते होंगे। तो मैंने ऐसा सुना है कि कई बार आप लोग के जब अगर मैं साल भर की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा कई बार एक्सपेंसेस हो जाते हैं, इतनी कि एक एक्सयूवी 700 खरीद लो आप गाड़ी की। तो क्या ये सही है? सच में आपके इतने एक्सपेंसेस होते हैं? देखिए,
खर्चे होते हैं। शुरू में मैं आपको बताता हूँ, जो हम शुरू में कंटेंट बनाते थे, तब तो कोई स्पॉन्सर होते ही नहीं थे। हाँ जी। और किसी को ये भी नहीं पता होता था कि भाई वीडियो बनाएगा तो इसका कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन आज की डेट में हमें स्पॉन्सर आते हैं, लेकिन जो स्पॉन्सर जो ब्रांड्स वगैरह आते हैं ना, वो हमारी ऑडियंस के हिसाब से मुझे कई बार मैच सही करते नहीं। तो हमारा जो अगर कोई ट्रैवलिंग प्लान है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारा हमारे साथ ऐसे होता है। अब मेरे पास जैसे हमने मसूरी का आया, मुंबई का आया, तो हमें क्या होता है, जैसे किसी एक ने हमें कहा कि आप आके हमारा वीडियो बनाइए, तो हम उसको इस तरीके से प्लान करते हैं कि जो उसका वीडियो है वो भी हमने अच्छे तरीके से कर लिया, जो वहाँ से इनकम यूज़ आ रही है उसी इनकम में से कुछ पैसा अपना ट्रैवलिंग जो रहना, घूमना फिरना, आना जाना, वो वहाँ से ले लिया, 4 पैसे बचा भी लिए। तो ऐसे प्लान करते हैं अपनी जेब से। मुझे ये लगता है कि हमारी कम्युनिटी काफ़ी ब्लेस्ड है कि पूरी कम्युनिटी, नॉट मी, मैं तो चलो इतने साल हो गए, इवन जो यंगस्टर्स हैं जो नए नए आ रहे हैं, वो भी इतना अपना बना रहे हैं पैसा कि उनको किसी का ऐसे करने की ज़रूरत नहीं, वो अपनी पॉकेट से खर्च के आसानी से कंटेंट बना सकते हैं। और फूड ब्लॉगर, मैं आपको प्री कोविड डेज़ की बात करूँगा, हम यूट्यूब ऑफिस में बुलाया जाता था, मीटिंग्स वगैरह कि क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड है, तो वहाँ पे हमें दूसरी जो नीश के लोग थे वो मिलते थे। वो हमें बताते थे कि यूट्यूब के जो मैनेजर्स हैं, जो स्टाफ है, वो उनको बोलता है कि आप कुछ भी कंटेंट बना रहे हैं, इवन कॉमेडी वाला बना रहे हैं या कुछ भी, आप इसमें फूड डालिए। फूड डालिए क्यों? क्योंकि जो उनके पास एडवर्टाइज़र होता था यूट्यूब का, आप खुद सोचिए कि वो उस कंटेंट को प्रेफ़रेंस दे रहा है जिसमें फूड आ रहा है या कुछ आ रहा है, उसको प्रेफ़रेंस दीजिए कि एडवर्टाइज़र उनके पास आ रहा है, उससे क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। उसके बेसिस पे उनको एड्स दिखेंगी और दिखेगा, तो उनको तरीके बताए जाते हैं। तो शुरू से चाहे हमें आज इतनी सारे इवेंट्स होते हैं, फूड ब्लॉगर बड़े लिमिटेड होते हैं, दूसरी जो कॉमेडी या रेगुलर रील्स या ऐसे बनाते हैं, इनको ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है, फूड ब्लॉगर को कम रखी जाती है। लेकिन फूड ब्लॉगर पैसे के मामले में, इनकम के मामले में हमेशा से किसी पे डिपेंड नहीं हुआ। उसने दूसरों को फ़ायदा दिया है, दूसरों की जनरेट करने में हेल्प की है, लेकिन वो किसी पे डिपेंड नहीं हुआ कि उसको किसी की दूसरे पे डिपेंड होने की ज़रूरत पड़े। भाजी जैसे कई बार होता है कि हमारे पास भी लोग आते हैं कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट करो और हमारे प्रोडक्ट्स को करो, और हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम किसी का प्रोडक्ट शोकेस करते हैं तो हम पहले रिसर्च करते हैं कि सच में दम तो है कि नहीं है। मतलब अगर हमारे को हमारा चीज़ें देख के अगर कोई यूज़ करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। कई बार ऐसे भी होता है कि बोले यार आप छोड़ो, आप तो फेक वो डाल दो, हम आपको पैसे देंगे। और हमने रिसेंटली भी 1-2 लोगों को मना भी किया है। तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा आज की तारीख में चल रहा है। तो क्या आपके पास भी कभी ऐसा प्रेशराइज़ आया कि यार मेरा फेक रिव्यू कर दो, हम पैसे देखो, ले लेना आप? मैं आपको बताता हूँ, देखो, ये हर इंडस्ट्री में है, ये हर नीश में है, ये हर जगह होता है। लेकिन आपके एथिक्स क्या अलाउ करते हैं? मेरी सबसे पहले चीज़ ये है कि मेरी जो ब्रेड बटर है, वो मेरी नौकरी है। हाँ जी। ये ब्लॉगिंग वगैरह ठीक है, मेरे को 4 पैसे इससे कमाए जा रहे हैं, ठीक है, वो मेरे को जो दूसरी चीज़ें हैं लाइफ में उसमें थोड़ी हेल्प हो जाती है उस पैसे से। लेकिन मैं इस पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। आज अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है या जिसके लिए मैं तैयार नहीं हूँ, तो उसको मैं ना बोल सकता हूँ। अगर मैं फुल टाइम, ये मेरी घर रोज़ी-रोटी यही हो, इसी से मेरा घर चल रहा है, फिर तो मैं ना ही नहीं कर पाऊँगा। मुझे पता है इस महीने भाई मेरे को अगर लाख रुपया चाहिए और मेरा वहाँ से दूसरी जगह से जहाँ से रेगुलर पैसा आता है, वहाँ से नहीं आ रहा, तो मेरे को तो ये ऐड करनी पड़ेगी, चाहे वो ऐड अच्छी हो, गंदी हो, कुछ हो। लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल देता हूँ, कल-परसों का ही एक मेरे पास आया। मेरे पास एक सबसे पहले ही जो सबसे कॉमन है, वो पूरी इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में क्या दूसरे में भी आपने देखा होगा, ये जुआ सट्टा हाँ, एप्स बिल्कुल। सबसे बड़ा। और छोड़ो, इंडियन क्रिकेट टीम को वो कर रही है, ठीक है ना, सट्टा जो है। लेकिन आपको मेरे चैनल पे कभी भी इसकी प्रमोशन नहीं नहीं मिलेगी। मिलेगी। मैं खुद नहीं खेलता, ना मैं किसी को बोलता हूँ। आज तक ये तो चलो एक ब्रांड है, ठीक है। हज़ारों ब्रांड हैं जो ये चीज़ें, ऐसी गेम्स वग़ैरह प्रमोट करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि मुझे अंदर से फ़ील नहीं आती, और मैं डिपेंडेंट भी नहीं हूँ इनके पैसे पे, और ये बहुत मोटा खुला पैसा देते मोटा हैं। पैसे देते हैं, राइट। बहुत मोटा पैसा देते हैं। आज तो बहुत सारे ब्रांड्स आ गए। आप ये सोचो, जब ये ब्रांड्स सिर्फ़ इनके पास पैसा आया था,
बाकी ब्रांड हमें जिस चीज़ के 20-25 हज़ार रुपए उस ज़माने में देते थे, ये 1 लाख रुपए ऑफ़र करते थे। आप सोचिए कि ये शुरू से ही 5 गुना पैसा डाल आपको देते हैं। एक्स्ट्रा दे रहे हैं, पहले से ही दे रहे हैं। तो ये चीज़ मैं ना कर देता हूँ, अगर मेरे को नहीं पसंद नहीं है। अब कल-परसों मेरे पास एक आया वो कोई कॉकटेल के फ्लेवर्स वग़ैरह, मैं कहा मैं ये डालता ही नहीं। कॉकटेल वग़ैरह मेरे को ये मैंने कंटेंट बनाता ही नहीं, ये मैं डालता नहीं, तो इसलिए मैं करता नहीं। तो जो चीज़ें पहले तो ये है कि मैं जो चीज़ें खुद नहीं करता, तो पहले वो उसको तो मैं प्रमोट ही नहीं करता। तो अपनी तरफ से तो अभी तक मैं बचा हुआ हूँ इन चीज़ों से। मैंने फ़ोन वग़ैरह बड़े-बड़े ब्रांड्स फ़ोन हो गए, इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ वग़ैरह उनको बहुत प्रमोट किया क्योंकि वो साफ़-सुथरी चीज़ है, वो उसको मैं घर में यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन जो ये गेम्स वग़ैरह ऐसी हैं, जुआ ही कह लो एक बेसिकली सही उसमें होता है बात कि है। आप पैसा डाल रहे हो, जुआ जो है। है तो इवन बड़ी बहस होती है, वो कहते हैं जी एक्स वाई ज़ेड सेलिब्रिटी हमारी ऐड कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, आप क्यों नहीं कर रही? ये जुआ थोड़ी है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि ये है। मैंने कहा तुम अगर नहीं हो, मैंने कहा मैं आईटी प्रोफ़ेशनल हूँ, तुम्हारा ऐप एप्पल स्टोर के ऊपर क्यों नहीं है? क्यों तुम एक लिंक देते हो वहाँ से डाउनलोड होता है? एप्पल स्टोर के अगर तुम बिल्कुल ही साफ-सुथरे हो, तो एप्पल स्टोर के ऊपर तुम्हारा ऐप होना चाहिए ना, राइट। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं तो इस टेक्नोलॉजी को समझता हूँ कि उनकी क्या पॉलिसी है, किस टाइप के ऐप्स होने चाहिए। अगर ये इतना साफ-सुथरा तो डालो। सही मैं कहा बात है। जिस दिन आ जाएगा ना तुम्हारा उस दिन मैं बना दूँगा। उस दिन मैं बना दूँगा। हुँ। तो वो भी समझ जाते हैं, वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको होता है कि ये एक्स वाई ज़ेड ये समझने नहीं वाला मतलब आप ये सोचिए कि इतने बड़े अरबों-खरबोपति सुपरस्टार उनका वो ब्रांडिंग करते हैं, उनको फिर जब इतने बड़े स्टार्स मिल जाते हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी आते हैं वो, हमें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, किसी का नाम लेके करते हैं, उसने किया जी, इसने किया। मैंने कहा भाई मेरा नहीं है, मेरी ये ब्रेड रोटी नहीं है, मैं इसको ना कर सकता। तो आप इस इंडस्ट्री में इतने सालों से हो, आपको क्या लगता है कि कितना प्रतिशत लोग फेक रिव्यूज़ डालते हैं? देखिए, पर्सन टू पर्सन है। फेक रिव्यूज़ मैं आपको बताता हूँ, देखिए जिसका रोज़ी-रोटी है, ठीक है? उससे आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए। एक्सपेक्ट मत करिए क्योंकि देखिए अगर आपको एक रेस्टोरेंट पैसे दे रहा है, ठीक है? आपकी रोज़ी-रोटी यही है, आपके कोई दूसरा नहीं है, ठीक है? मैं आपको डिफ़रेंस बताऊँगा, हाँ जी, हम भी पेड कोलैब्स करते हैं, मैं आपको डिफ़रेंस बताऊँगा हाँ जी, हमारा कैसे बातचीत होता है। जी, आप किसी भी ब्लॉगर हैं, बहुत रेयर टू रेयर बहुत बहुत लिमिटेड लोग हैं, हाँ जी, जो पेड कोलैब्स को बिल्कुल अपने सही तरीके से बोलते हैं। इवन वो पेड कोलैब्स का मतलब ही यही होता है कि आपने किसी भी ब्रांड को उठाया या किसी भी रेस्टोरेंट को उठाया, आउटलेट को उठाया, उसके बारे में अच्छा बोलना हाँ है, जी, ठीक है? तो कितना परसेंट है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरे केस में क्या होता है, मेरे केस में मैंने जैसे बोला ये मेरी ब्रेड बटर नहीं नहीं है। है। अगर मुझे ये पता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये स्वाद नहीं है, अगर मैं इसके बारे में डालूँगा, मेरा व्यूअर बहुत सीरियस है खाने को लेके, मैं 5 बजे वीडियो डालता हूँ, 6-7 बजे वो वहाँ खाने पहुँच जाते हैं, तो मेरे लिए प्रॉब्लम है। अब मैं इसको बताता हूँ कि ये मैं कैसे प्लान करता हूँ। अब ठीक है, मेरे पास आया, कोई पेड पेड रिव्यू आया, ठीक है। ठीक है? तो उसको जैसे होता है कि मैंने 5 चीज़ें खाई, हाँ जी, तो क्या होगा कि मैंने 5 खाई, उसमें 3 अच्छी हैं, 2 बेकार हैं। उसको फीडबैक दे दिया पाजी अब जो है बड़ी इस मामले में बड़ी रिस्पेक्ट है। ये नहीं है कि इस बंदे को पैसे दे दिए तो ये अब कुछ भी बोलेगा। अगर मैं बोलूँगा ना पाजी ये 3 चीज़ें अच्छी हैं, ये 2 चीज़ों में पंगा है, ये है, वो फीडबैक लेते हैं। तो हम जब वो वीडियो शूट करते हैं, अगर हमने 5 चीज़ें खाई हैं, मैं सिर्फ़ 3 चीज़ें दिखाऊँगा जो अच्छी लगी। जो स्वाद नहीं लगी उसको साइड कर देते हैं हम। उसका काम भी हो गया, आपका रेस्टोरेंट काम का, भी हो गया। मेरा काम हो गया, ऑडियंस को भी हमने वही दिखाया जो स्वाद है। जो स्वाद चीज़ क्योंकि देखो एक 50 आइटम है किसी के मेन्यू में, हर चीज़ तो स्वाद हो नहीं नहीं हो सकती। सकती। लेकिन हमने उसको अपने 3 प्रोडक्ट उसको उसने वो 5 प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहता था। मैंने कहा भाई मैं तुम्हारे 3 करूँगा, 3 स्वाद हैं, 2 ठीक दम नहीं है। तो उसको हम साइड कर देते हैं। शूट में ही हमने एडिट शूट कर लिया, एडिट के बाद भाई ये 2 मत डालियो, ये है। अब कई जगह क्या होता है हमारी रेटिंग चलती है। 10 में से हम रेट देते हैं। एवरेज आप देखिए मेरे कमेंट्स नीचे आएगा, तुझे तो कुछ स्वाद ही नहीं लगता, तू किसी को 8 देता है, 8.5 देता है, किसी को 10 नहीं देता। 10 अब आप खुद सोचिए मैं कितना जेन्युइन हूँ, अगर मैं सबको ही वाह, 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 वाह वाली खाने वाली बात कर लूँ, मैं 10 पता है किसको देता हूँ? मैं खा रहा हूँ सपोज़, मेरे से लोग पूछते तूने किसी को कभी 10 दिए हैं, क्या है? 10 पता कहाँ देता हूँ? मैं खा रहा हूँ, खाते-खाते मेरे दिमाग में एक थॉट आए कि नेक्स्ट टाइम मैं ये कब खाने आऊँ विदाउट कैमरा?
हाँ, जब मैं ये खा रहा हूँ ना, खाते-खाते मेरे थॉट्स आते हैं कि ये मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा, अगले हफ्ते आऊँगा, कैमरा नहीं लाऊँगा, कुछ नहीं फैमिली के लाऊँगा, साथ आऊँगा। सिर्फ़ खाने आऊँगा। जब ये चीज़ मेरे दिमाग में आती है, तब मैं 10 देता हूँ। अगर वो स्वाद है, अच्छा है, सबसे बढ़िया है, जब मुझे लगता है कि हाँ, बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कमी-पेशी नहीं है, मैं उसको 9 देता हूँ। 10 मैं सिर्फ़ उस केस में देता हूँ, खाते-खाते मुझे थॉट आ जाए कि नेक्स्ट टाइम मैंने किस दिन आके खाना है। और मेरा क्राइटेरिया ही 10 का ये है, मेरा नो 10 के बराबर है। अगर मैंने नो दिया है किसी को तो वो 10 के बराबर है, लेकिन 10 जो है वो 100 के बराबर है कि अगर मैंने 10 दे दिया कि खाते-खाते ही बंदे का मूड बन गया कि नेक्स्ट टाइम दोबारा आना है, अभी तो शूट कर रहे हैं, ज़्यादा खा नहीं सकेंगे, 2 बाइट खानी है, 3 बाइट खानी है, ज़्यादा से ज़्यादा और क्या खा लेगा? प्लान बन जाता है। तो यहाँ से मेरी ये रेटिंग ऐसे रहती है और अपनी तरफ से जितना मैं सही डालूँगा ना उतना फ़ायदा है। आप टाइम टू टाइम देखिए 8-9 साल हो गए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो मेरे साथ थे या मेरे बाद आए, वीडियोज़ डालते हैं, व्यूज़ आते हैं, सब कुछ आता है। लेकिन जब वो डालते हैं, उसको खाने नहीं जाते लोग। वो खाने क्यों नहीं जाते? क्योंकि धीरे-धीरे क्रेडिबिलिटी आपकी कम हो जाती डाउन है। होती जाती है, ठीक है? राइट। मेरे केस में भी यही है। मैं पहले डालता था, बम्बार्डमेंट हो जाती थी। धीरे-धीरे, धीरे मुझे भी लगने लगा कि लोगों का ना एक ट्रस्ट कम होने लगा, यार हमने इसका खाया था। तो अपनी तरफ से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि भाई मैंने इसका वीडियो बनाया था, मुझे था कि 100 लोग खाने जाएँगे, 50 गए हैं, लेकिन मेरे को 100 का 90 तो करना ही करना है, ठीक है? कि इतने लोग तो खाने जाएँ। तो फिर अपनी तरफ से और अच्छी तरीके से और जेन्युइन जितना हो सकते हैं, उतना रखने की कोशिश होती है। अगर मैं ये करूँगा तभी मेरे से कोई रेस्टोरेंट वाला प्रमोशन करवाएगा, तभी कोई मेरा व्यूअर देख के मेरा वीडियो खाने जाएगा। अगर वो खाने जाएगा तभी मेरी इज़्ज़त होगी, अगर वीडियो व्यूज़ से कोई इज़्ज़त नहीं होती। मैंने कितने सा आप यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, 90% फूड ब्लॉगर या फूड कंटेंट बना रहे हैं, उसको लोग जानते तक नहीं है। चाहे वो जितने अरबों-खरबों व्यूज़ आ जाएँ, उसको पहचानते नहीं। गिनती के वो उसी को पहचानते हैं जिसके फेस पे उनको क्रेडिबिलिटी या ट्रस्ट बनता है। भाजी हम अक्सर देखते हैं कि बना बड़े-बड़े ब्लॉगर्स आते हैं और फूड चैलेंज दिखाते हैं कि हमने इतना बड़ा डोसा खा लिया, हुँ, हमने इतना खा लिया, रोहतक में जाके हमने ये चीज़ खा ली और हमने चैलेंज कर पाए या फिर नियरेस्ट हम जाके पूरा नहीं खा पाए बट इतना तो हमने खा ही लिया था मतलब 70% हुँ। 90% खा लिया था। ये कितना सच होता है? देखिए इसमें मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो खा लेते हैं इक्का-दुक्का। मैं ये कहूँगा अगर मैंने ऐसे 10 लोगों के ब्लॉग देखे हैं तो उसमें से 8 ऐसे हैं जो नहीं खा सकते, लेकिन 1-2 ऐसे हैं जो कैपेसिटी रखते हैं खाने की। ये शुरू में होता था, ठीक है? उनको भी जो मेरे नोन हैं, उन्होंने शुरू-शुरू में तो खा लिया शौक में व्यूज़ के चक्कर में, मेडिकल इश्यूज़ हुए उनको, तो उसके बाद उन्होंने वो चीज़ भी बंद कर दी है। लेकिन ये चीज़ें देखिए आप खुद एक जितने मर्ज़ी आपकी लीवर स्ट्रॉन्ग हो, जितना मर्ज़ी बड़ा पेट हो जो, आपको भी पता है एक्स अमाउंट टाइम में, एक्स इतनी अमाउंट का खाना है, आप कितना खा सकते हो। इसी बात पे मैं आपको बताता हूँ लास्ट मंथ मेरे पास एक शो का ऑफ़र आया। बहुत बड़े ओटीटी पे वो शो आएगा। मैं आज आपको बता रहा हूँ ऐसा एक शो आने वाला है और वो शो ही इसी बेसिस पे है खाओ। अपने पेट में डालना है, आपने खाना है। अब वो जब उन्होंने मुझे कॉन्सेप्ट समझाया, ये है, वो है, आपको मुंबई आना है, इतने दिन रहना है, इतने ये खाएँगे, ये ऐसे-ऐसे रहेगा। मैंने कहा दिस इज़ नॉट मी। ठीक है, मुझे फ़ायदा होगा, मैं ओटीटी पे आऊँगा, एक बहुत बड़े उस पे आऊँगा, मेरे को थोड़ा फुटेज भी मिलेगा, सब कुछ है। लेकिन एक मुझे अंदर से पता था दिस इज़ नॉट मी, ये मैं करता ही नहीं हूँ, मैं ये खाता ही नहीं हूँ, ना मैं ये खा सकता हूँ, ठीक है? तो मैं क्यों जाऊँ अपनी सिर्फ़ इसके लिए। तो मैंने इस बेसिस पे उनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस शो में, वरना हम भी मज़े होते हैं, हम भी ओटीटी पे आते हैं भाई, लोग भी हमें टीवी पे देखते हैं, अच्छा पाजी आपको उस एक्स वाई ओटीटी पे देखा था, मज़ा आ गया। तो देखिए फ़ेक हर चीज़ में है, हर काम में फ़ेक है। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप में बहुत सारे शोज़ ऐसे होंगे जिसमें फ़ेक बातें की जाती हैं, फ़ेक दिखाया जाता है। फ़ेक लोग हर जगह हैं, हर इंडस्ट्री में हैं, हर नीश में हैं, ठीक है? तो ये तो पंगा रहता ही है, ये फूड ब्लॉगिंग में ही सिर्फ़ फ़ेक नहीं है, ये हर जगह। इवन आप तो खाने की बात कर रहे हो कि खाया, इतना खाया, ज़्यादा खाया। मैं आपको फ़ेक स्टोरीज़ की बता सकता हूँ। हाँ, आप देखते हो ना किसी को मजबूर दिखाते हैं, किसी को दिखाते हैं जी ये इतनी मेहनत करता है, ये करता है। ये सारी स्टोरीज़ देखिए
70-80% तो कुक की जाती हैं स्टोरीज, स्क्रिप्टेड रहती है पूरी। स्क्रिप्टेड भी रहती हैं, 10% उसमें सच होता है, थोड़ा सा उसमें मसाला डाल, क्योंकि आप जब तक किसी को बेचारा दिखाओगे नहीं, किसी को मेहनती दिखाओगे नहीं, तो आपका कंटेंट भी नहीं चलेगा। इवन ये हमारे सिर्फ फूड ब्लॉगिंग में नहीं, आप दूसरे शोज भी देखिए, इवन टीवी पे कितने शोज आते हैं, कोई सिंगिंग वाला भी होगा ना, उसकी फैमिली दिखा देंगे कि भाई ये तो बेचारा है, ये इतना है, वो है। गरीब ये है, गरीब तरीका घर है, से। ये स्टोरी टेलिंग है बेसिकली। अब वो राइट। स्टोरी टेलिंग फेक है, कितनी जेन्युइन है, वो टाइम बताता है। वो धीरे-धीरे एकदम आप फर्स्ट टाइम देखोगे ना, आप कहोगे वाह यार! ये तो वाह! बहुत बढ़िया है, ये तो भाई बंदा बट इतनी एक टाइम के मेहनत। बाद पता लगने लग जाता है कि ये कितना सच है, आपको कितना झूठ है। धीरे-धीरे आपको खुद, आप इवन खुद देखो कि ये तो चलो फूड ब्लॉगिंग है, फूड ब्लॉगिंग में फेक खा रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, फेक स्टोरीज़ डाल रहे हैं, ये तो चलो है। आप जो शोज़ आते हैं टीवी पे, आप उसमें देखिए हर दूसरा बंदा बेचारा दिखाते हैं। सही बात। दिखाते हैं ना? बिल्कुल दिखाते हैं। इवन वो सिंगिंग, आप ये देखिए, एक सिंगिंग वो कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके पीछे फैमिली दिखाएँगे जी ये है, उसके उसके घर में ये परेशानी है, उसके ये है, फलाना। कोई भी आप शो देख लीजिए, सब में ये चल रहा है। राइट। ये जी बेचा जाता है, ये तरीका है कंटेंट बेचने का। आप मसाला डालोगे तभी कोई देखेगा, अगर मसाला नहीं डालोगे तो हमारे जैसे ही वो लिमिटेड, आज से 8 साल पहले हमारे जितने व्यू आते थे, 8 से 8 साल बाद भी आते हैं, लेकिन अगर आपको व्यू व्यू और चाहिए, पैसा और कमाना है, तो मसाला डालना है, तो ये चीज़ें तो डालनी पड़ेंगी। भाजी आप लोग इतना बाहर खाना खाते हो, तो फिर व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, आप लोग अपनी हेल्थ को कैसे मैनेज करते हो? देखिए, आप बाहर का खाएँ या ना खाएँ, अपने हेल्थ इश्यूज़ तो उनको भी होते हैं, मैंने देखा है। इवन हमारे फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, इवन आपके नेबर में भी बहुत सारे आपको चुस्त-दुरुस्त लोग दिखते हैं, बाहर का नहीं खाते। मैंने तो बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो उबला खाते हैं, या वो कर, हेल्थ इश्यूज़ उनको भी होते हैं। हम बाहर का खाते हैं, हमें तो डबल प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि एक तो हम खा रहे हैं, ऊपर से बाहर का खा रहे हैं, रेगुलर खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं तो कई बार तो हमें भी नहीं पता लगता, बाद में क्या पता अंदर वो क्या असर कर रहा है। रोज़ ही हम बाहर के मसाले खाएँगे तो वो प्रॉब्लम तो है। देखिए, हेल्थ, आप चाहे फूड ब्लॉगिंग करिए या चाहे आप किसी भी इंडस्ट्री में रहिए, हेल्थ तो आपको करनी ही करनी है। मैं आपको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं अपने टेस्ट रेगुलर करवाता हूँ। 3 महीने नहीं तो 6 महीने मैक्सिमम मैं अपने टेस्ट करवाता हूँ, और हर बार कुछ ना कुछ उसमें पंगा आता है। मतलब शायद इवन अब मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड सर्कल में, वो तो बाहर का नहीं खाते, उनके में भी आता है, उनके में भी आता है, मेरे में भी आता है। तो अब इसका तरीका क्या है? एक तो टेस्ट करवाने से तो ये तो आपको पता लग जाता है कि मेरे शरीर के अंदर ये कमी है, ये प्रॉब्लम है, और मुझे इसको कंट्रोल करना है। अब उस कंट्रोल को करने के लिए आपको अलग-अलग चीज़ें करनी है। अब मेरा क्या है, मेरी जॉब है। अब मेरी जॉब है, लेट नाइट में 2-2 3-3 बजे तक काम करता हूँ कई बार, और कई बार तो ऐसा होता है कि वीकेंड पे भी काम करना है। फूड ब्लॉगिंग भी देखनी है, घर गृहस्थी भी है। तो आपको एक टाइम होता है ना कि आपको एक 8 घंटे की, 7-8 घंटे की स्लीप है ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। सिर्फ़ खाना नहीं है, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो हर टाइम अब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मुझे 1 साल हो गया मैंने एक्सरसाइज़ नहीं की। आप मानोगे कि जो बंदा फ़िटनेस फ्रीक है, पूरे हफ़्ते नहीं खाता वो है, वो 1 साल से जिम नहीं गया। उसने 1 साल से वॉक नहीं किया। तो वो कैसा फ़ील करेगा? अंदर से मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार, और मेरे पास एक्सक्यूज़ेज़ की बहुत बड़ी लिस्ट है। एक्सक्यूज़ेज़ मैं देने को मैं बहुत दे सकता हूँ, लेकिन मैंने उन एक्सक्यूज़ेज़ को साइड करके, हिम्मत करके, अब मैं 1 महीने से दोबारा वर्कआउट कर रहा हूँ। चाहे मैं 45 मिनट वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जब मैं वो 45 मिनट, और हफ़्ते में 4 दिन ही कर पा रहा हूँ मैं चाहे, लेकिन वो 3-4 दिन जो मैं कर लेता ना, उसके बाद मेरे को एक सैटिस्फैक्शन सैटिस्फैक्शन आ जाता रहती है। है कि हाँ, मैंने किया। मुझे नहीं पता वो मेरे शरीर के अंदर कितनी चीज़ों को वो ठीक कर रहा है। वो तो आगे जब 3 महीने, 6 महीने बाद टेस्ट होंगे, उसमें मुझे कुछ चीज़ें इम्प्रूव दिखेंगी। हो सकता है कुछ चीज़ें एक्सरसाइज़ की वजह से ही कुछ चीज़ें हो जाएँ कि खराब हो जाएँ। आज तो घुटनों में दर्द नहीं है, तो हो सकता है कि रनिंग कर के कुछ बाद में जोड़ों में दर्द शुरू हो जाए, पैरों में कुछ शुरू हो जाए, कुछ भी हो सकता है। वो तो एक्सरसाइज़ से भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आज भी चाहे मैं बाहर का खाऊँ या ना खाऊँ, मुझे टेंशन ये रहती है कि भाई मैंने एक्सरसाइज़ की नहीं। और एक्सरसाइज़ में फ़ायदा क्या होता है मेरे हाँ को? जी। मैं कैलोरीज़ काउंट करना शुरू कर देता हूँ एक्सरसाइज़ में। जब आप कैलोरीज़ काउंट करते हैं ना, तो आप, जब आपकी जो मील है या आप कुछ भी खा रहे हैं,
बड़ा सोच समझ के खाते हैं, ठीक है? आज मैं पूरा हफ्ता जॉब कर रहा हूँ या कुछ है और वीकेंड पे होता है कि जब मैं शूट करता हूँ तो मुझे बाहर का खाना ही खाना है, तो वो होता है। अब मैं जब एक्सरसाइज कर रहा हूँ ना, तो मुझे वीकडे में अगर मेरे घर वाले कहते हैं ना आज भटूरे छोले खाने हैं, तो मैं कहता हूँ तुम भटूरे छोले खा लो, मैं तुम्हारे नहीं कर लिए पाऊंगा। मंगवा देता हूँ। मैं नहीं खा रहा, मुझे चाहे प्लेन ब्रेड ब्रेड सेक के दे दो, मैं चाय के साथ वो खा लूँगा, लेकिन भटूरे नहीं खाऊँगा। तो क्या होता है, जब मैं एक्सरसाइज़ करता होता हूँ ना, तो मेरे अपने आप कंट्रोल शुरू हो जाता है कि नहीं यार, मैंने यार 1 घंटा मैंने जिम भाया है और मैं शाम को, और आजकल मैं आपको बताता हूँ कि मेरी डाइट कहाँ खराब होती है। मैं जिम कर रहा हूँ महीने से, आजकल चल रहा है घेवर का मौसम, ठीक है? अब घेवर तो साल में 1 बार आता है। अब मेरे जैसा फूडी या तो वो घेवर खाएगा या डाइट फ़ॉलो करेगा। लेकिन ये है कि मैंने मन नहीं मारा। मेरे घर में आज भी आधा किलो घेवर पड़ा है। आधा किलो घेवर रोज़ मैं इतना, जितना वो एक बर्फ़ी का पीस होता है, वो निकाल के इतना पीस खाता हूँ मैं, कि मेरे को ये है कि मैंने अपना शौक भी पूरा कर लिया, डाइट भी कंट्रोल कर ली। ये नहीं है कि भाई घेवर का इतना बड़ा पीस, पिज़्ज़ा जितना पीस उठा के खा लिया, सब कुछ खा लिया। कंट्रोल से है, कंट्रोल आ जाता है। अब जैसे आम का होता है, आम के फ़ायदे भी हैं। अब नुकसान लेकिन भी। आम में, अब रोज़-रोज़ तो मैं आम खाता नहीं, लेकिन अब मन करता है तो मेरे को है कि यार हफ़्ते में 1 दिन तो मैं आम खा लूँ। पूरा नहीं खाऊँगा, एक एक थोड़ा-सा पीस खा लिया, तो अपना इस हिसाब से चलता है। लेकिन हेल्थ का मैं बहुत, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन रहती है। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अभी मैंने कंटेंट बनाना शुरू नहीं किया उसके लिए, लेकिन मैंने अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाया है, डिटॉक्स सांड। भूखा सांड का भाई है डिटॉक्स सांड, आप नाम ही देखिए, डिटॉक्स सांड है। और वो मैंने इसलिए बनाया है कि जो मैं कॉन्ट उसके लिए कंटेंट बनाऊँ, और जब मैं उसके लिए कंटेंट बनाऊँगा ना, तो मैं मोटिवेटेड रहूँगा। अगर मैं कुछ सपोज़ 10 दिन काम करूँगा, तो मुझे 11वें दिन है ना, जो जनता है मेरी गाली देगी, "अच्छा बस 10 दिन का ज़ोर था, हो गया खत्म।" इस चीज़ के लिए मैंने वो बनाया है, ताकि अगर मैं कल नीचे भी आने लगूँ, तो ये जनता मेरे को पुश करे, "अच्छा, तू बड़ा 10 दिन किया, 11वें दिन हवा निकल गई।" बट ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है बहुत ज्यादा? एक जगह नहीं, वो आपको खाएगा, एक जगह बोले डिटॉक्स करेगा। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, डिटॉक्स का। मैं आपको बताता हूँ कैसा कंटेंट आएगा। आएगा दोनों जगह, खाने का भी आएगा, सब कुछ आएगा। डिटॉक्स में मैं आपको सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आप छोले-कुलचे खाते हैं? हाँ जी। एक सिंपल सा मैंने जो आइडिया सोचा हुआ है, जिस कंटेंट पे मैं बनाऊँगा, आप देखो बहुत सारी रेडियो पे लिखा होता है, सूजी के छोले-कुलचे। बहुत सारी मोमोज़ वाली दुकान पे लिखा होता है, सूजी के मोमोज़। देखिए, मैदा और सूजी भाई-बहन है। भाई बहन है। ठीक है? आपको पता है, मुझे पता है, 90% जनता को नहीं पता ही पता। नहीं है। उसको लगता है मैंने मैदे वाले मोमोज़ नहीं खाए, मैंने सूजी वाले खा लिए, मैं तो हेल्दी खा रहा हूँ। मैं सूजी वाले छोले-कुलचे खा रहा हूँ, तो वो हेल्दी है, मैदे वाले नहीं खाए। तो डिटॉक्स सांड का मोट्टो यही है कि लोगों को एजुकेट करें कि जो आप खा रहे हैं ना, उसमें भी ये नहीं है कि ये तरीका है बेचने का, ऐसा नहीं है। अब मैं एक देखता हूँ, बहुत सारे लोग जलेबी पे वीडियो बनाते हैं। कहते हैं जी ये चीनी की नहीं बनी हुई, गुड़ की बनी है। भाई मीठा तो मीठा है, चाहे गुड़ का मीठा हो, चाहे चीनी का मीठा हो, तो लोगों को एजुकेट करेंगे। सही बात है। ओके। और मैं ऐसा कंटेंट डालूँगा ना, तो 10 दिन डालूँगा, 11वें दिन नहीं डालूँगा ना, लोग गाली देंगे, "अच्छा बस 10 दिन का था जोश।" तो वो मुझे मोटिवेशन, मुझे जो पुश चाहिए, वो लोग देंगे मुझे पुश। मेरा राइट। काम भी हो जाएगा, कंटेंट भी बन जाएगा, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा, और जो मेरे को, जो जैसे अब मैं मोटिवेटेड होता हूँ, जब डाउन होने लगूँगा, जनता मेरे को लात मारेगी, "चल बना दोबारा, तू बहुत बातें करता था।" और लोगों के बीच में भी अवेयरनेस आएगी उससे। हाँ, बेसिकली जितना भी कंटेंट होगा, वो होगा हेल्पफुल होगा, कि लोगों को फ़ायदा हो उससे। राइट। पाजी, ये बोला जाता है कि अगर कोई भी एक फूड एक्सप्लोरर है या ब्लॉगर है, अच्छा है, तो उसको पहले टेस्ट का ज्ञान होना चाहिए, राइट? बट बहुत सारे लोग आजकल ऐसे आ रहे हैं, भले छोटी सिटीज़ से हो, भले बड़ी सिटीज़ में हो, कि खाने का कोई ज्ञान नहीं है, स्पाइसेस का कोई ज्ञान नहीं है, स्पाइसेस के नाम तक नहीं मालूम कि किस तरह के स्पाइसेस डले हैं और किस स्पाइस के कारण कौन-सा टेस्ट आ रहा है। हुँ। बट नाउ दे आर फूड ब्लॉगर्स। देखिए, जो आपने चीज़ बोली, मैं उसी कैटेगरी का हूँ। मैं उसी कैटेगरी का हूँ। मैंने कोई अपनी ट्रेनिंग नहीं ली हुई, मेरी कोई एजुकेशन नहीं है इस फ़ील्ड में। इवन हमारे पास कमेंट्स भी आते हैं, भाई तू कौन होता है जज करने वाला? ठीक है? मैं ये कहता हूँ ठीक है, मेरे को मसालों का नहीं पता, तो आपके ठीक क्या है? पैरामीटर्स क्या रहते हैं? किस मैं आपको पैरामीटर्स पे आप वो जज करते बताता हो? हूँ, देखिए, आपको भी नहीं ये चीज़ें पता होंगी, लेकिन आप जब खाने जाते हैं, आप खा के इतना बता सकते हैं
कि वो कितना स्वाद है, मसालेदार है, या आपने खाया, अगर आप किसी अपने दोस्त को खिलाएँगे, तो उसको पसंद आएगा, ये नहीं आएगा। इतना तो आप जज कर सकते हो ना। मैं वही कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हाँ, ठीक है, ऐसे लोग हर जगह हैं जिनको धनिया पुदीना का भी डिफ़रेंस नहीं पता। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि वो लाल मटन, लाल ग्रेवी होती है तो उसको लाल मांस कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग भी हैं। जब मैंने शुरू किया था, मुझे भी नहीं पता था, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। धीरे-धीरे हमने लर्न की, हम अपने एक्सपीरियंस से सीखते गए, हमने पढ़ना शुरू किया कि क्या चीज़ क्या होती है, किससे क्या होता है। अगर आप उसको लर्न कर रहे हो, तो आप एक अच्छा कंटेंट दोगे। मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन मैंने जितना सीखा, जो हमारी इंडस्ट्री के लोग होते हैं, इवन मैंने ऐसे फ्रेंड्स बना रखे हैं, मुझे एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आप कैसे सीखते हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कुछ नहीं है। ट्रेनिंग ली होती तो बहुत अच्छा ले लेता। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ट्रेन्ड है, लेकिन उनको भी कुछ नहीं पता। लेकिन आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल है कि आपको लर्न करना है। आप अपने एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखें। आज मेरे सामने अगर मटन के पीस रखे जाते हैं ना, आपको पता है कि मार्केट में भेड़ भी दी जाती है और बकरा भी दिया जाता है। आज मैं पीस उठा के ना बता सकता हूँ कि मेरे हाथ में बकरा है या भेड़ है। ठीक है? ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस से आती हैं कि मैं उसको आज देख लेता हूँ। ठीक है, जो बना रहा है ठीक है, लेकिन आज मैं अपने हाथ में, अब मैं फूड ब्लॉगर हूँ, अब मैं किसी की किचन में जाके 2-3 साल काम करूँ, उसके बाद सीखूँ, ठीक है जी, वो उसको भी साल भर काम करूँगा, सीखूँगा, कोई कोर्स करूँगा। लेकिन मैं सारा कुछ तो तब भी नहीं सीख सकता। जो आज जिसको नॉर्थ इंडियन की नॉलेज होगी, आज उसके सामने आप जापानीज़ रख दोगे, कोरियन रख दोगे, उसको भी नॉलेज नहीं होगी। वो चाहे शेफ़ हो, जितना मर्ज़ी बड़ा शेफ़ हो, उसको भी नॉलेज नहीं होती। जो नॉर्थ इंडियन में है, वो नॉर्थ इंडियन, उसकी उसकी भी नॉलेज नहीं। एक्सपर्टाइज़ है उसकी वहाँ पे। हुँ। इसको दूर करने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, उसके साथ मैं नई चीज़ें सीखता जाऊँ। मैं आपको आज से 8-9 साल पहले की बात बताता हूँ। मैं चिकन खा रहा था। चिकन खाते-खाते मेरे हाथ में एक पीस बड़ा सॉफ्ट आया। अच्छा, वो बना एक ही प्लेट का है, सेम एक प्लेट का है, और एक बड़ा सॉफ्ट पीस आया, एक पीस खाया, वो सख्त था। ठीक है? मैं वो आपस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है? कि यार ये बड़ा सॉफ्ट था और ये बड़ा सख्त है। आप बताइए उसमें क्या डिफ़रेंस हो सकता है? भाजी एक ही उसमें बना अब हुआ है, आप एक ही ग्रेवी है, सब कुछ सेम है, और एक एक ही मुर्गा है वो। एक ही मुर्गे के 8 पीस हैं। आप बताओ क्या डिफ़रेंस है? भाजी अब गलत इंसान से पूछ रहा है, मैं वेजिटेरियन। मतलब अच्छा, सॉरी, मैं आपको उसका बता देता हूँ। उसमें क्या था कि जो चिकन का ब्रेस्ट पीस होता है ना, वो ड्राई होता है। वो ड्राई होता है तो वो सख्त होता है, दूसरे जो उसके दूसरे पीसेस से होता है। तो मैंने वो चीज़ वहाँ सीखी। तो ऐसे ही अच्छा, मेरे को वहाँ से नॉलेज पता लगी कि जो ब्रेस्ट पीस है वो उसका सख्त होता है। अब ऐसी ही चीज़ें हम जब करते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, ठीक है? तो पता लगते जा रही हैं। अब छोले जो होते हैं, चने होते हैं, उसमें दुनिया जहान की वैरायटी आती है, ठीक है? जो रेडी पे मिलता है, और कितने टाइप की वैरायटी आती है, इवन चावल की इतनी वैरायटी है। वो आप कैसे सीखोगे? जब आप खा रहे हो, देख रहे हो, आप कहोगे यार मैंने वहाँ चावल खाया था, ये वाला नाम का था, ये वाला चावल ऐसा है। इवन रोटी आप ढाबों पे खाओगे, आपको आटे का पता लग जाएगा, यार मैंने वो रोटी खाई थी, वो तो ऐसे टूट रही थी, ये तो थोड़ी ऐसे खींचनी पड़ रही है, इसमें मैदा होगा, या जबकि वो मैदा बिल्कुल नहीं सही होता, है। वो आटे की वैरायटी होती है। हुँ। तो ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस से सीखते हो। मैंने अपनी आँखें खुली रखी हुई हैं, मैंने अपना दिमाग खुला रखा हुआ है, जितना मैं सीख पा रहा हूँ, मैं सीख पा रहा हूँ। दूसरे का मेरे को नहीं पता, दूसरे का मैं खुद देखता हूँ, कई बार मैं भी देखता हूँ, यार ये क्या किया है इसने? क्या क्या ये नौटंकी है? ये तो आप कह रहे हो वो खा के बढ़िया बोल रहा है। आप ये देखो, आज के ज़माने में ऐसा कंटेंट बन रहा है, वो तो खा भी नहीं रहा। उसको बात भी नहीं कर रहा, वो क्या करता है, ऐसे कैमरा रखता है, सामने जो आउटलेट ओनर है, वही बोल रहा है, वही सब ट्राइपॉड कुछ कर ब्लॉगिंग रहा लोग है, कहने सब लगते कुछ हैं। उसी का है, वही हुँ। बता रहा है, वही कर रहा है। ये भाई बंदा यूँ बैठ के बस व्यू व्यू कमा रहा है, बस इसका कुछ नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है, इसका कुछ नहीं है, ना इसको पता है कि धनिया पुदीना क्या होता है, क्या फ़र्क है, क्या है, कुछ नहीं पता, बस ये है कि कैमरा पकड़ा वो है। उस कैटेगरी के तो मैं भी उसको ज़्यादा एन्जॉय नहीं करता, मैं पसंद भी नहीं करता ऐसे वो कंटेंट क्रिएटर को देखने का, जो खुद बिना खाए, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई खा रहा है, कोई मेरे जैसा है या मेरे से कम एक्सपीरियंस वाला है, वो खा रहा है। चाहे वो उसको अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, वो उसका टेस्ट बड है, ठीक है? वो उसका टेस्ट बड है, मैं उसको कुछ नहीं, वो कुछ बोल तो रहा है ना, वो कुछ, वो आपके ऊपर है, आप उससे इन्फ्लुएंस होगे तो आप खाओगे, नहीं इन्फ्लुएंस होगे तो नहीं नहीं खाओगे। खाओगे। लेकिन एक
एक अलग ही ब्रीड चल रही है, जो कैमरा पकड़ती है, सामने वाला बोलता है ट्राइपॉड चलो ब्लॉगिंग कह भाई रहे थे इसको। तू ही चल और वो मिलियंस व्यू है, राइट। मिलियन व्यू है। अब सिंपल सा एग्जांपल है, मैं कोलकाता गया था, वहाँ छगानी कचौरी वाले हैं बहुत फेमस, उनका हर कोई वीडियो डालेगा वायरल होगा, मैंने भी वीडियो डाला वायरल हुआ। मैं वहाँ देख रहा था, वहाँ 10 ब्लॉगर थे, किसी ने उनके कचौरी खा के उसका टेस्ट नहीं बोला। उनका मेन था कि वो खा रहा है, वो बना रहा है, बेच रहा है, उसके ऊपर कैमरा लगाते थे, उसको कुछ ना कुछ पॉइंट मारते थे, वो आगे से रिएक्ट करता था, ये उनका कंटेंट था। बस उसने रिएक्शन दे दिया छगानी जी ने कि भाई मेरे को अभी तंग मत कर, मैं काम कर रहा हूँ, या ये है वो है, रिएक्शन दे दिया, उनका वीडियो हुआ, बंद किया, चलो वो फूड ब्लॉगर है। और कहाँ किसी को नहीं पता कि वो, किसी ने नहीं बताया उनकी कचौरी कैसी थी, सब्जी कैसी थी, क्या था। ये ऐसे एग्जाम्पल मेरे पास बहुत सारे हैं। हम हरिद्वार गए थे, हम शूट कर रहे थे, वहाँ 8-10 का झुंड था और मैं किसी को नहीं जानता था। तो वो सब क्या है, बढ़िया आज लेटेस्ट मोबाइल रखे हुए, आईफ़ोन वगैरह, उनका काम क्या है, यूँ जी ऐसे रखना, हाँ भैया क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो वही 4 बेसिक क्वेश्चन। किसी को नहीं पता वो स्वाद खाना है, किसी को कुछ नहीं पता। ये है कि बस कंटेंट उनका चल रहा है वो, और एक्चुअली क्या है कि वो जब डाल रहे हैं, उसको लोग देख रहे हैं। अगर लोग उसको देखना बंद कर देंगे ना, तो वो भी अपना दूसरी चीज़ सोचेंगे कि भाई मेरा ये चीज़ चल नहीं रहा। लोग भी उसको देखते हैं। सही बात है। लेकिन ये है कि ऐसे लोगों का देख के लोग क्रेडिबिलिटी एक्चुअली बनती है, आपको बनानी पड़ती है। ऐसे लोगों का वीडियो लोग देख लेते हैं लेकिन खाने नहीं जाते, बहुत कम लोग खाने जाते हैं। तो ये फ़र्क तो है ही है, और यही चीज़ आपको अलग करती है दूसरे ब्लॉगर से। हर इंडस्ट्री में, इवन आप पॉडकास्ट में भी लीजिए, आपके भी किस टाइप की आप डिस्कशन कर रहे हो, क्या है, उसके बेसिस पे वैल्यूज़, अब लोगों को समझ में क्रेडिबिलिटी आ जाता है कि किधर फेक चल रहा है और किधर असलियत किधर है। हाँ, चल रहा है। ये हर इंडस्ट्री में, इवन ट्रैवलिंग में भी है, हर हर इंडस्ट्री में है। तो यही है, आप जिस इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो, आप सीखिए। मैं आज भी सीख रहा हूँ, मुझे इतने साल हो गए ना, आज भी मुझे फँस जाता हूँ। कई बार खा रहा होता ना, अब दिमाग में आता है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि ये किस चीज़ का टेस्ट है, लेकिन उस वक़्त आता ही नहीं दिमाग में। आज इतने साल काम करने के बाद भी होता है कि यार ये तो यार खाया हुआ है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। कई बार अमचूर का नहीं पता लगता, अच्छा ये अमचूर का है, अमचूर का टेस्ट है या इमली का टेस्ट है, या ये नहीं होता, आज भी नहीं होता, इतने साल काम करने के बाद भी नहीं होता। लेकिन ये है कि हम सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं, कर रहे हैं। पाजी आजकल एक नया तरह का मीट आ गया है, फैक्ट्री मीट, जो कि फैक्ट्री में बनता है। वो असली मीट नहीं होता। आप मॉक मीट की बात कर रहे हैं, जो वेज में काउंट होता है? नहीं पाजी, वेज में नहीं, नॉन-वेज की बात कर अच्छा, रहा हूँ मैं। नॉन वेज की। हाँ जी। अच्छा। जैसे बीच में आपको सुना ही आया होगा आपने कि चाइनीज़ अंडे आ रहे हैं। हाँ, हाँ। वैसे ही आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन होते जा रहा है, धीमे-धीमे इसका बढ़ते जा रहा है कि फेक मीट भी लोग क्रिएट कर रहे हैं। हुँ। कैसे क्रिएट कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, ठीक है? तो आपने कहीं कहीं ऐसा इंसिडेंट देखा जहाँ आपने देखा कि इस तरह के फेक मीट अभी आपको ऐसा लगा अभी कि यार ये तक तो असली मीट मेरे नहीं है? सामने नॉन-वेज हम जो आउटलेट्स कर रहे हैं ना, हुँ, हो सकता है बड़े-बड़े 5 स्टार्स में, रेस्टोरेंट्स में ये चीज़ आ गई हो, हुँ, लेकिन जो कंटेंट हम बना रहे हैं, हुँ, उसमें अभी तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं गया। इवन हम रेस्टोरेंट वालों से बातें करते हैं, उनके जो सप्लायर्स हैं, कौन कहाँ से सप्लाई आ रही है, कौन है, ये चीज़ें भी हमें पता चलती हैं। अभी तक ये मार्केट में हो सकता है आने वाली हों, फ्यूचर में अभी पॉपुलर हों, कई जगह चल रही हों। हो सकता है बर्गर में कहीं लगती हों, बर्गर में होता है आपको ड्राइनेस ज़्यादा फ़ील होती हाँ है। जी। मेरे को भी कई बार होता है ये किस क्या नॉन-वेज है ये, हो सकता है कहीं बर्गर में यूज़ होती हो, लेकिन जो ग्रेवी आइटम्स वगैरह हम नॉन-वेज की खा रहे हैं, नॉर्थ इंडियन, स्पेशली नॉर्थ इंडियन, उसमें अभी नहीं पता लग रहा ये। मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। बर्गर्स में हो सकता है, जो फ्राइड आइटम्स होती हैं उसमें हो सकता है कि उसमें चल रहा हो ये खेल, लेकिन अभी तक सामने मेरे बिल्कुल नहीं आई है। अच्छा अब एक बात बताइए, आपने तो इतने सारा स्ट्रीट फूड खाया है और आप हर दिन कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहते हो। ये कैसे पॉसिबल है कि एक ₹60 ₹80 के एक ब्रेड पकोड़े में इतना बड़ा पनीर का पीस मिल जाता है? देखिए, दुकान तो दुकान डिपेंड करता है, ठीक है? अ, आपने पनीर की बात की, पीछे बड़े सारे रील्स वायरल हो रहे थे, अमीनो डाल के जज कर लो, अच्छा है, बुरा है। इवन कोई बड़े-बड़े रेस्टोरेंट से, सेलिब्रिटीज़ के रेस्टोरेंट से, उनमें भी जो पनीर डल रहा है, वो है। देखिए, सारा खेल है सप्लायर का, ठीक है? अगर सप्लायर चीटर है, तो वो आपको 2 नंबरी माल देगा। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, हम आउटलेट्स की वीडियोज़ बनाते हैं, तो बातचीत होती रहती है। तो कहते हैं, "भैया, हमारे पास है ना एक बंदा आया था, वो कहता कि आप है ना, अपने हमसे ना ये पनीर ले लो, ये ₹150 किलो पनीर है।" ₹150 किलो? हाँ, ₹150 किलो पनीर है।
तो मैंने कहा, और कह रहा भैया हमने तो लिया नहीं, लेकिन ये है कि ऐसे आते हैं लोग। आप खुद सोचिए कि लोग, हम वीडियो बनाते हैं, उस दुकान पे जाके अपनी चीज़ें बेचने के लिए जाते हैं। अच्छा ये दुकान है, यहाँ पे पनीर का इस्तेमाल है, उसको जाके बोलेंगे कि भाई ये आप पनीर ले लो, 150 रुपये किलो। उसने मुझे मुँह से बताया। हो सकता है अभी तो बार्गेन करता तो शायद वो 125 में दे देता या क्या 100 में। देगा पर वो इतने में वो? क्या पता क्या क्या बाँट रहा है, लेकिन आप वो अमीनो टेस्ट देखो या कुछ देखो, यही एक्सपीरियंस, ये लोग आज अमीनो टेस्ट वगैरह ये कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो हम लाइव खाते हैं ना, आप जब पनीर खाओगे, आपको पता लग जाता है। मेरे घर के पास 2-3 ढाबे हैं, जहाँ से मैं खाना लेता हूँ। उनमें से एक ढाबा ऐसा है, जहाँ पे मैं पनीर की सब्ज़ी खाता हूँ, तो मुझे स्वाद ही नहीं आता। मतलब मेरे ये गले से नीचे उतरता नहीं है पनीर। उसकी ग्रेवी के साथ मैं खा लूँगा, लेकिन वो जो पनीर अगर मेरी बाइट में आ गया, तो मैं खा नहीं पाता। तो मुझे कहीं न कहीं डाउट होता है, ये पनीर शायद वो वाला है। तो भाई इसका कोई हैक है? आपके हैक आपके हिसाब देखो, से कि बनी आपको हुई पकी चीज़ में आप कोई हैक नहीं कर सकते। लेकिन देखिए, मिलावट हर जगह है। ये तो आप पनीर की बात कर रहे हैं। नामी-गिरामी मक्खन जो बटर आता है, उसकी कितनी मिलावट है। ठीक है? मिलावट देखो, मिलावट से आप बच ही नहीं सकते। आप आप कई बार देखते हैं कि हम वीडियो बनाते हैं, कमेंट्स भी आते हैं। इवन आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप 10 साल पहले जहाँ खाते थे, आज वो स्वाद नहीं है। आप कहते हो यार पहले मज़ेदार होता था, पहले क्वालिटी होती थी, वहाँ पहले मज़ा आता था, अब वो मज़ा नहीं उसका रहा। लोग जस्टिफिकेशन देते हैं, यार इनका शेफ चेंज हो गया है इसलिए। जो भी है, आप ये देखिए कि आप चीज़ें चेंज होती आ रही हैं। पहले आप घर में हम सब्जियाँ लाते थे, सब्जियों की क्या क्वालिटी होती थी, और आज जो सब्जियों की क्वालिटी है, उसमें कितना फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। ठीक है? सेम उनके लिए भी रॉ वही आ रहा है। अब वो जो 10-15 साल पहले जो उसके पास रॉ मटेरियल आ रहा था, और आज जो मटेरियल आ रहा है, वो जब वो यूज़ करेगा, तो उसके हिसाब से तो टेस्ट ऊपर-नीचे तो होगा ही होगा। और रॉ मटेरियल का खेल है। आप पनीर सस्ता डालो, चाहे ₹100 वाला डालो या ₹300 किलो वाला डालो, आप डालोगे उसी से मैटर करेगा अलग। मैं तो कई लोग ऐसे देखे हैं, महँगा भी बेचते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप महँगा बेच लो, अच्छा तो बेचो। सही बात है। ठीक है? आप अच्छा तो बेचो। मैं कितने देखे हैं सोया चाप बेचने वाले होते हैं। 99.9% सोया चाप वालों, आज से साल 2 साल, अब तो लोग थोड़े अवेयर अवेयरनेस हो आ गए हैं। गई है लोगों हुँ। के। जितने थे ये सब, वो पूरा एक, सैचुरेटेड फैट वाला जो हाँ, पूरा वो होता जो है। पीले रंग का होता है, हाँ जी। वो वाला बटर डालते थे। हुँ। ठीक है? एक दुकानदार से मैंने बात की कि भाई, मैंने कहा यार, इस सब सही है, तुम्हारा स्वाद सही है, ये है। मैंने कहा तुम है ना ₹10 फालतू ले लो। इसमें ना अच्छा मक्खन डाल दो, अमूल मक्खन डाल दो, ₹10 तुम फालतू ले लो। फालतू जो तुम्हें 200 दे रहा है, वो तुम्हें 210 दे 210 भी देगा, दे सही देगा। बात है। या तुम ऐसे कर लो कि भाई इसमें ये डालो, ₹10 का तो फ़र्क है, तुम ऑलरेडी इतना महँगा बेच रहे हो। उसने मुझे हिसाब बताया। कह रहा पाजी, मेरा अगर मैं अमूल बटर यूज़ करता हूँ ना, मेरी रोज़ की ₹2000 की खपत है। रोज़ का मेरा ₹2000 का बटर लगेगा। खुला और बोल रहा है। हैं, खुला खुला बोल बोल रहा है, रहा है। मेरे को बता रहा है वो अपनी किचन का जो ओवरहेड्स हैं। कह रहा है अगर मैं ये वाला बटर यूज़ करता हूँ, ये मेरा रोज़ का ₹500 का फ़र्क है। आप खुद सीधे-सीधे सोचो, ₹1500 बचा लिए उसने 1 सीधा दिन में। रोज़ का ₹1500 बचा लिया, महीने का ₹45,000 बचा लिया। ये तो मोटा-मोटा उसने, अब जो बिज़नेस कर रहा है, वो तो कह रहा है मेरा 45,000 बच गया। मेरे ख़्याल से किसी छोटे से आउटलेट में 2-3 लोगों की, कम से कम 2-3 लोगों की तनख़्वाह होएगी। तो ये यही चीज़ें हैं। और इसमें ओनर का बड़ा मैटर करता है। कई लोग बहुत अच्छे-अच्छे, हमें बहुत अच्छे लोग मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैं 4 पैसे कम कमा लूँ, हुँ। लेकिन मैं चीज़ सामने वाले को अच्छी अच्छी दूँगा, खिलाऊँगा। अच्छी खिलाऊँगा। मेरे को ये है, अब सबके एथिक्स होते हैं। हम भी ये कहते हैं कि भाई हम है ना वो जुए वाली वेबसाइट को प्रमोट नहीं करेंगे, ऐप को प्रमोट के ऐसे ही आउटलेट्स वाले हैं, उनको भी है कि भाई मैं 4 पैसे, आज मैंने ₹100 की जगह मैं ₹90 कमा लूँगा, लेकिन मैं वो चीज़ खिला रहा हूँ जो मैं खुद खा सकूँ। और तो ऐसे लोग हर जगह हैं। भाजी हमने अभी स्ट्रीट फूड की बात करी, फिर अभी आपने रेस्टोरेंट के बारे में बता दिया। थोड़ा-सा आप मुझे 5 स्टार होटल्स के बारे में बताओ कि वहाँ पे क्या सच्चाई होती है? देखिए, 5 स्टार का मैं आपको बताऊँ, हमें भी बहुत ज़्यादा इंटरनल पता नहीं होता। 5 स्टार की सबसे, हम हमारे पास प्रमोशन को भी आता है ना 5 स्टार, तो 5 स्टार की प्रमोशन करने में सबसे कम मज़ा आता है। ऐसा क्यों? मज़ा ही नहीं आता। 5 स्टार में क्या है, सबसे पहले तो आपकी, अगर आप उनकी प्रमोशन या कुछ भी आपने काम करना है, उनका मालिक के साथ आपकी डीलिंग नहीं हो रही। उनकी आगे एक टीम बैठी टीम है। बैठी है। मार्केटिंग टीम अलग है, शेफ्स की टीम अलग है, वो अलग है, फलाना अलग है। आप क्या करोगे, आपको एक पीआर उनका होगा, वो बताएगा जी आपने आगे वीडियो बनाना ही है। सबसे ज़्यादा डरपोक इस इंडस्ट्री के लोग हैं। ये क्रिटिसिज़्म एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते। क्यों?
हम रेस्टोरेंट का या छोटे आउटलेट का इनका वीडियो बनाते हैं। जब ओनर हमारे साथ इंटरैक्ट करता है ना, हमारे को बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिलते हैं जो ओपन होते हैं क्रिटिसिज़्म लेने के कि भाई उसकी चीज़ अगर बुरी है तो उसको बता दो बुरी है ताकि वो उसको ठीक है। 5 स्टार में तो ये रिवाज ही नहीं है। 5 स्टार में तो कोई सुनने वाला नहीं है। उनको तो होता है कि अगर आपने कुछ नेगेटिव बोल दिया हमारी नौकरी चली जाएगी। उनको तो अपनी नौकरी का होता है। इसलिए 5 स्टार का काम करने का मज़ा ही नहीं आता। बहुत रेयर मेरे ख़्याल से मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने बड़े-बड़े जो यहाँ के ब्रांड से हमें बहुत आते थे कि आप आओ, ये इनवाइट होते थे। तो जब बातचीत होती थी ना, तो मैं कहता था कि भाई ये बात करनी है, ये ऐसे है, ये है। कहते ये तो बड़ा मुश्किल हो जाए। इवन हमने क्या किया, हमने बड़े बहुत रिनाउन 5 स्टार होटल है, बहुत बड़ा नाम है, उनका हमने वीडियो बनाया। उसके बाद उन्हीं ने इनवाइट करके हमने उनका वीडियो, वो कहते जी हम मैं ना पहले देखेंगे आपने क्या बनाया। मैंने कहता ठीक है भाई, तुम पैसे खर्च रहे हो, तुम देखो। देखा, उसने हमारे को 50 तो कट भेज दिया, आप ये कट करके ये भेज दो, मैंने भेज दिया। उसके बाद फिर उसमें आया कि ये कर दो, तो समझ आ गई मुझे। तो बचा क्या फिर उसमें जब इतना कट हाँ, करवा जब दिया तो? आपने असलियत ही छुपा ली, रॉ कुछ बचा ही नहीं उसमें? रॉ तो कुछ बचा ही नहीं ना, एक्सपीरियंस क्या बचा? आप तो फिर प्रमोशन ही करवा रहे हो और वो प्रमोशन देख के कोई खाने ही नहीं आएगा, वो कहेगा ये तो मैं हर जगह देखता हूँ, तुमने क्या नया कर मैंने दिया अब उसमें? मैंने क्या बताया? मैंने अपनी आपका एक्सपीरियंस क्या पर्सनल बताया? टच ही खत्म हो गया उसमें से। हाँ, तो 5 स्टार में हर चीज़ को देखिए, 5 स्टार में मुझे नहीं पता बिहाइंड द सीन्स कैसे ग्रेवी बन रही है, किसी को कुछ नहीं पता। इवन आपको रेस्टोरेंट में भी जाओगे, आपको कुछ नहीं पता। रेहड़ी वाले, कॉट वाले इसलिए बदनाम हैं क्योंकि वो सामने वो ढेर लगाया होता है, वो सामने ही बनाता है और ये है। वो बदनाम है क्योंकि वो ओपन है, वो आपको दिखा रहा है। 5 स्टार में पीछे क्या हो रहा है, किसको क्या पता? तो भाई इनकी 5 ग्रेवी स्टार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आउटसोर्स होती हैं। जो अच्छा, एक XYZ सोर्स से आती हैं, बहुत सारी ग्रेवीज़ होती हैं, वो बन के आती हैं, क्या आता है, सामने पड़ा है उनका। तो इवन ग्रेवी क्या शेफ़ तक को नहीं पता होता। ग्रेवी फैक्ट्रीज़ से आती हैं, क्या होता है? वो देखिए ग्रेवीज़ का तो बिज़नेस आज की डेट में बहुत चल रहा है, वो सिर्फ़ 5 स्टार में नहीं, 5 स्टार का मुझे देखिए बहुत उसके ना सीक्रेट्स आउट होते ही नहीं। आप ये चीज़ें आप कहाँ से सीखते हो? जब आप ओनर होता है ना, आप अगर किसी रेस्टोरेंट के ओनर हो, आउटलेट के आप बताओगे भाई मैं यहाँ से ये करता हूँ, मैं यहाँ से सोर्स करता हूँ, ये करता हूँ। 5 स्टार में तो आपकी बात हो ही नहीं रही। हुँ। और 5 स्टार में तो वो डरता है, वो तो कहता है मेरी नौकरी है, ये अगर मैंने बता दिया, कुछ आउट हो गया, क्या पता ये भाई क्या किसको बोलते, मैं तो नौकरी से जाऊँगा, मेरा तो प्रोफ़ाइल ख़राब हो जाएगा। तो वो तो वैसे ही बड़े सिक्रेटिव होते हैं, वो बताते ही नहीं, वो सिर्फ़ उतना बताते हैं जितना उनको काम है। तो पाजी आपने अलग-अलग जगह इतना खाना खाया है आज तक, तो ये इनकी ग्रेवीज़ कितनी-कितनी पुरानी दिन होती है? देखिए सबसे ख़ासियत मज़ा क्या आता है जब हम स्ट्रीट फूड को खाते हैं। स्ट्रीट फूड को जब हम खाते हैं ना, तो उसमें ख़ासियत ये है कि उनकी जो वो चीज़ बना रहा है ना, वो फ्रेश बना रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 दिन पुरानी होगी क्योंकि इनके पास स्टोरेज नहीं होती कि बड़े-बड़े होटल या रेस्टोरेंट जैसे कोल्ड इन्होंने स्टोरेज की तरफ कोल्ड फ्रिज स्टोरेज रखी हुई है, बना के रख दिया ये है। ख़ासियत खूबसूरती जो स्ट्रीट फूड की है वो ये है, जो बना रहा है, खिला रहा है, मैक्सिमम 1 दिन पुराना हो, इससे ज़्यादा होता नहीं है। जो बचेगा वो ही अगले दिन होता है जो करते होंगे। बहुत सारे तो लोगों को ये पता है कि मैंने रोज़ इतना बनाना है, मेरा इतना बिकना है। अब ग्रेवीज़ की बात की है, ग्रेवीज़ के बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? 5 स्टार में मेरे जो नोन शेफ़्स थे, वो कहते थे हमारे यहाँ तो 1-1 महीना, 1-1 महीना पुरानी? हाँ, 1-1 महीना ग्रेवीज़ रहती है, हमें निकालना है, वो कोल्ड स्टोरेज में रहती है, उसको यूज़ करना है। चलो जी, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ कम से कम 20-30 साल पुरानी, जब मेरा कज़न प्रॉपर्ली 5 स्टार में ट्रेनी था। बट इनको मतलब लगता नहीं एक ही महीने पुरानी ये ग्रेवी तो खिलाते हैं? उस वक़्त तो अवेयरनेस भी नहीं होती थी, सोशल मीडिया नहीं होता था, कुछ नहीं, ये तब की बात कर रहा हूँ। आज आज भी बहुत सारे जो मेरे नॉन शेफ़्स हैं, वो बताते हैं कि ये इवन उनको ये भी नहीं पता होता ये ग्रेवी आई कहाँ से है, किसने बनाई है, ये पीछे से कहाँ से सोर्स हुई है, उनको सिर्फ़ आगे ग्रेवी ये लो जी आपको ये यूज़ करना है। 5 स्टार में तो ये कहानी है। अब बातों काम करते-करते हमें ये भी पता चला अब तो ग्रेवियाँ बिकती हैं। मतलब मैंने ग्रेवी की फैक्ट्रीज़ हैं? फैक्ट्रीज़ ही होंगी। मैं आपको स एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे पास 2 एग्ज़ाम्पल हैं ऐसे। मैं एक कार्ट का वीडियो बनाया, तो वो कार्ट का वीडियो बहुत बढ़िया चला, उनके पास बहुत कस्टमर आए। ऐसे 2 एग्ज़ाम्पल हैं। तो मुझे समझ आ गया कि ये ग्रेवी बेचने वाले हैं, ये मेरे वीडियोज़ देखते हैं। मुझे इतना समझ आ गया ये कहाँ से इनको कंटेंट मिल रहा है। मैंने एक वीडियो बनाया नॉन-वेज का और थोड़े दिन बाद सरदार जी का आया, सरदार जी की कार्ट थी वो। कह रहे पाजी मैं ना 4-5 कार्ट खोल रहा हूँ। तो
तो मैंने अपने दिमाग में लगाया, मैं कहा जब मैं गया था ये 2-4 किलो का माल बनाते थे, अब ये 4-5 कार्ट का माल कैसे बनाएँगे? कहते हमें एक एक फ कंपनी मिली है, वो कह रही है आप अपने 4-5 आउटलेट खोल लो, ग्रेवी हम देंगे। मैं कहा ग्रेवी वो देंगे, स्वाद ही ग्रेवी का है, तो आपका क्या रह गया? वो आपको ग्रेवी कह रहे नहीं पाजी हमने वो कर लिया है, उन्होंने भेजा था, हमने बना के देखा है, वैसा-ऐसा बना लिया। मैं कहा ठीक है जी, आपका बिज़नेस है। ये फर्स्ट फर्स्ट एग्ज़ाम्पल था जब उन्होंने कहा पाजी हम 5 थैंक यू, मेरे को थैंक यू आया था कि आपने किया, हमारा इतना काम बढ़ गया, हमारे पास और भी आउटलेट्स कह रहे हम कार्ड खोल लेंगे, ऐसे-ऐसे हम 5 कर लेंगे 1 महीने के अंदर। मैं कहा ठीक है, ग्रेवी हम ऐसे बनाएँगे ये वो। क्योंकि मेरे को भी पता था वो खुद घर में जैसे सीख के उनका वैसे काम था। मुझे भी था कि भाई 5 के लिए किचन ये वो, कह रहे जी सब बना-बनाया आएगा, हमने ऐसे-ऐसे करके भेजना। मैं कहा ठीक है जी। कुछ टाइम बाद मैंने एक वीडियो और बनाया, ठीक है? वो भी वायरल हो गया, वो 3-4 किलो मटन बेचते थे, उनका डेली का 20 किलो मटन का हो गया। तो क्या होता था वहाँ उस कार्ट में कोई खाने जाता था ना, वापस आके मुझे कंप्लेंट करता था। क्यों? कहता था पाजी मज़ा ही नहीं आया, आपने झूठा किया है, पैसे लेके ये किया, वो किया। मैं कहा यार ये तो इतना बढ़िया खिलाया, ये क्यों हुआ? सबसे पहला उसमें रीज़न ये था कि वो 3 किलो से 5 किलो रोज़ की उसकी बनाने की थी। वीडियो डाला, वो रोज़ की 20 किलो की खपत होगी, तो अब किसी का हाथ एक्सपीरियंस 3 से 5 किलो का है, वो केटरिंग-वूटरिंग वाला तो बंदा है नहीं, वो तो खुद एक्सपीरियंस करके हाँ जी। अचानक से उसके ऊपर 20 किलो का लोड आ जाएगा रोज़ का कि 20 किलो मीट बनाना है। तो उसका हाथ हिलेगा, उसका एक्सपीरियंस, उसको टाइम लगेगा उसमें मास्टरी करने में। एक रीज़न तो ये था शुरू में। 6 महीने निकल गए, 6 महीने बाद मुझे पता लगा जी अभी भी पंगा है। तो थोड़ा-सा आस-पास के जो मेरे थे उनसे बातों-बातों में पता लगा। कहते पाजी जहाँ से हमारी रेडीमेड ग्रेवी आती है ना, वहाँ से इसकी भी रेडीमेड ग्रेवी आती है। और टेस्ट ग्रेवी का ही है, खेल ग्रेवी का ही है। ग्रेवी का है, अब जब उसके अंदर मटन का पीस ग्रेवी के अंदर जाएगा, वो अपने रस छोड़ेगा, फ्लेवर आएगा। अब वो जब आ ही नहीं रहा तो कहाँ से मज़ा आएगा? वो सही तो मुझे बात है। उससे पता लग गया, उसके बराबर में ही दुकान थी। उसने कहा पाजी जो ग्रेवी मेरी आ रही है, वही उसी की आ रही है, सेम कंपनी उसको डिलीवर कर रही है। रेडीमेड ग्रेवीज़ आती हैं और यही रीज़न है किसी-किसी जगह का आपको बहुत स्वाद लगता है। यार ये तो बिल्कुल। बहुत मज़ा आया, ग्रेवी मेन मज़ा ही ग्रेवी का होता है। और कई जगह ऐसी होती है यार ठीक है, अच्छा है, खा लिया ये है वो यही रीज़न है। ग्रेवी नॉन-वेज में खेल ही सारा ग्रेवी का है। आप घर में आप तो वेजिटेरियन हैं, मैं घर में बनाता हूँ ना, अगर मुझे मीट बनाना है, मुझे कम से कम 3 घंटे लगते हैं। आप खुद सोचिए कि मेरे को 1 किलो मीट बनाने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो वो जो रेस्टोरेंट में बना रहा है, वो अगर ग्रेवी बनी-बनाई में पीस उबाल के फटाफट डालेगा, उसको करेगा, तो वो क्या टेस्ट देगा? सही बात है। यही खेल है ये। और जो अपना पूरा एफर्ट डालते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनकी उनकी बल्ले-बल्ले रहती है, उनका नाम रहता है, लोग भी कहते हैं कि स्वाद आ गया, ये आ गया। नहीं तो लोग भी कहते हैं भाई ये फूड ब्लॉगर गया था, या तो तुम्हें अच्छा खिला देते, हमें अच्छा नहीं खिलाते, या तूने पैसे लेके झूठा बोला है। ये केस होता है। ओके, तो अगर मैं रेडी वालों की बात करूँ, तो उनके खाने की आपको एक अच्छी बात क्या लगती है और एक बुरी बात क्या लगती है? खाने की देखिए अच्छी बात ये है कि वहाँ पे फ्रेश है। और बुरी बात यही है कि हर देखिए उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है। हैं? क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स तो देखिए वो तो देखिए जो उसके पास रिसोर्सेज़ हैं उसके हिसाब से वो चलता है। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग देखिए सफाई रखना भी आपके हाइजीन। हाथ में है। मैंने बहुत सारी कार्ड्स के ऐसे वीडियो बनाए हैं कि आप ऐसे कार्ड देखोगे कि वाह! हम कई बार हाइलाइट भी करते हैं, हमारे वीडियो में दिखती है ना हम हाइलाइट भाई ये कार्ड देखो कितनी साफ है ये है। ये पर्सन टू पर्सन है जो बिज़नेस कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सफाई को अहमियत नहीं देते और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सफाई को बहुत अहमियत देते हैं। तो अब रीज़न पता नहीं है, पैसा आज की डेट में देखिए मेरे ख़्याल से कार्ट वाला रेस्टोरेंट से ज़्यादा कमा रहा होगा क्योंकि रेस्टोरेंट वाले के ओवरहेड हैं, बिल काट रहा है, वो सब कुछ है। कार्ट वाला तो बिल भी नहीं काट रहा, 2 नंबर पे सब कुछ होता है, इनकम टैक्स वग़ैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को है ही है। तो कार्ट वाले के ऊपर तो ओवरहेड्स भी कम हैं। उसके हिसाब से ना उतना वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करता बिज़नेस में जितना उसको करना चाहिए। मैं ये कहता हूँ आज आपने काम शुरू किया, आज आपके पास ठीक है भई मेरे पास रिसोर्सेज़ कम है, पैसा कम है, मैं रोज़ के ₹10 कमा रहा हूँ, लेकिन एक टाइम आता है रोज़ के आप ₹100 कमाने शुरू कर देते हो। तो ₹100 में से आप ₹10 ₹15 आप सफाई पे भी डाइवर्ट करिए। वो बहुत कम लोग करते हैं, सिर्फ़ सफाई नहीं, इवन क्वालिटी फूड पे कि आज मैं
पनीर की बात कर लेते हैं। आज मैं 200 रुपए वाला पनीर ले रहा था, वो क्या करता है, वो 200 से 300 की जगह नहीं जाता, वो 200 से 100 रुपए वाले पनीर पे आता था कि मैं और पैसे कमा लूँ। राइट। ग्रीड बहुत बढ़ती जा रही है यहाँ पे लोगों की। देखिए, ग्रीड तो हमारे में भी है, ग्रीड तो सब में है, लेकिन पर्सन टू पर्सन। मैं एक ये बोल रहा हूँ, हर बंदा गलत नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं, हम बहुत सारे अच्छे लोगों को मिलते हैं, हमें बड़ी खुशी होती है। और जो अच्छे होते हैं ना, जब आप लोगों से मिलते हो, हम इनके पास दोबारा जाके खाना पसंद करते हैं। जहाँ पे हमें लग जाता है ना कि हाँ, स्वाद तो आ गया, लेकिन यार ये यहाँ पे घपला कर रहा है, या ये, आप दोबारा नहीं जाते। मैं अपनी फैमिली को, अगर मैं किसी जगह पे बार-बार जाके खा रहा हूँ, तो आप ये सोच लो, उसने कुछ ना कुछ मुझे कहीं न कहीं इम्प्रेस किया है। टेस्ट से नहीं, उसने कुछ और चीज़ों से मुझे इम्प्रेस किया है, जिसकी वजह से मैं उसके पास दोबारा जा रहा हूँ। भाजी मैंने अक्सर देखा है मतलब 3-4 शहरों में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। कुछ रेहड़ी वाले होते हैं जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों से आते हैं और 1-1 करोड़ के घर होते हैं उनके। तो क्या सही होता है? आपने ऐसे देखिए, एक्सपीरियंसेस मेरे देखे को हैं? बिहाइंड द सीन्स मुझे नहीं पता। मैं एक बिहाइंड गुड़गाँव का एग्ज़ाम्पल है, एक सेक्टर 23 का एक बंदा है अच्छा। और रेहड़ी लगाता है हर दिन शाम को। तो मेरी एक दिन उससे बात हुई तो इनोवा से आया वो। हुँ, तो मैंने बोला कि ये मतलब आप क्या ड्राइवरी भी करते हैं? हुँ, मुझे लगा ड्राइवरी करता होगा बस। तो ही वाज़ लाइक नहीं, ये मेरी गाड़ी है। ये मेरी गाड़ी है। तो देखिए, मेरे को बोलता है मैं दिन भर सॉस बेचता हूँ, हाँ, सारे सॉसेज बेचता हूँ और शाम को मैं ठेला लगाता हूँ, पिज़्ज़ा का ठेला लगाता है और पूरे गुड़गाँव में उसके 8 ठेले हैं। बिहार का बंदा है और सब भाई-बहन मिलके यही कर रहे हैं। तो आप ये देखिए ना, वो डिपेंड, मैंने जैसे बोला कि आपके ऊपर है, आप कैसे बिहाइंड द सीन। देखिए, जब आप स्क्रीन पे आते हैं ना, स्क्रीन पे 2 चीज़ें हैं। अगर एक तो ये है, मैंने जैसे बोला कि भाई आपके कार्ट के ओवरहेड्स कम होते हैं। अब जिसके ओवरहेड्स कम होते हैं ना, वो कार्ट से कहता है कि मैं आउटलेट खोल लूँ, मैं ये खोल लूँ, या मैं 1 कार्ट है, मैं 5 कार्ट कर लूँ, 10 कर लूँ, ये वो। कई लोग होते हैं जो अपने शौक होते हैं, उनको पूरा करते हैं, ठीक है? सबका अपना तरीका है पैसा कमाने का, खर्चने का। जब फूड ब्लॉगिंग की बारी आती है, इसमें मसाला भी दिखाया जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं आया, मैं मर्सिडीज़ में उतरा और मैंने छोले-भटूरे बेचने शुरू कर दिए। ये देखो जी, मर्सिडीज़ वाला छोले-भटूरे वाला, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है? हो सकता है वो फूड ब्लॉगर की स्टोरी का पार्ट हो कि भाई तू गाड़ी से उतरी हो, हम ये दिखाएँगे, देख भाई कितना अमीर है और ये बना रहा है, ये ऐसे है। ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो भाई आपने इतने वर्सेटाइल लोगों के साथ काम किया है, इतने ब्लॉग शूट करे हैं, भले एक रेहड़ी वाला हो, रेस्टोरेंट वाला हो, 5 स्टार वाला हो। आपके हिसाब से इस इंडस्ट्री का सीक्रेट क्या है अगर किसी को इस फूड इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है तो? देखिए, इसमें मैंने एक चीज़ देखी है, किस्मत बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। मैंने बहुत सारे ऐसे आउटलेट्स देखे हैं, ऐसे कार्ट्स वाले देखे हैं, जो बहुत अच्छा खाना बेच रहे हैं, बहुत ईमानदारी से बेच रहे हैं, लेकिन उनको उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही, जितनी वो डिज़र्व करते हैं। ऑन द अदर हैंड, कुछ लोग ऐसे हैं जो कचरा बेच रहे हैं, लिटरली कचरा बेच रहे हैं, लेकिन उनकी वाहवाही है। तो कहीं न कहीं मेरे को ये लगता है कि एक स्टार्स, जो कहीं न कहीं उनको स्टार्स होते हैं, वो उनको मैच नहीं मिल रहा, जो उनको, वो जो डिज़र्विंग होते हैं ना, वो उनको उतना रिज़ल्ट मिलता नहीं है। ये चीज़ तो मेरे को देखने को मिलती है बहुत सारी। कचरे से एक चीज़ बात याद आई, रिसेंटली मैं अपने होम टाउन गया हुआ था, तो मेरी मदर एक ठेले वाले से सब्ज़ी परचेज़ करी थी। तो उन्होंने बोला कि अरे ये कैसी सब्ज़ी है? शाम का टाइम था। तो बोलते मैडम ये आपको लेना है तो लो, नहीं तो रेस्टोरेंट वाले तो मेरे सारे यही लेंगे। तो हाँ। माय मदर वाज़ शॉक्ड कि ये सब्ज़ी? तो बोलते हैं हाँ, ये जो आप रेस्टोरेंट में जितनी ग्रेवी ये सब सर, खाते हैं मैं ना, यही यही मैं इसी से इतने बनती टाइम है। से मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये सारा खेल ओनर के ऊपर है। अगर ओनर चाहेगा तो क्वालिटी आएगी, अगर ओनर चाहेगा कि भाई कुछ भी आ जाए, कुछ भी आएगा। मैं आपको बड़ा सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बड़े अ, साफ-सुथरे लोग, और मतलब कोई उनमें चालाकी नहीं, कोई कुछ नहीं, तो वो एक जगह से चिकन लेते थे। ठीक है? चिकन, और वो जिस दुकान से चिकन लेते थे, मेरे घर भी वहीं से चिकन आता था। तो मुझे एक एक ट्रस्ट था कि हाँ, यहाँ पे भी चिकन अच्छा आ रहा है। धीरे-धीरे क्या किया, वो चिकन वाला, या उन्होंने चिकन वाला चेंज किया, उसने क्या किया, लो क्वालिटी चिकन देना। जब हम उसकी चीज़ खाई, हमने कहा इसमें ना कमी है। तो वो जो ओनर था ना, उसने हमारे फीडबैक को पॉज़िटिवली लिया कि ये भैया ने हमेशा हमारे को सपोर्ट किया, अगर इन्होंने कुछ कमी निकाली है तो पंगा है। उन्होंने कहा हमने अपना सप्लायर चेंज किया।
मैं कहा जो ये सप्लायर तुम्हें माल दे रहा है ना, ये लो क्वालिटी का माल है, ये वो क्वालिटी का नहीं है। उन्होंने उस चीज़ को इम्प्रूव किया, जो दूसरा था जिससे पहले माल लेते थे, उसी से माल लेना शुरू किया। और ये सब ओनर के ऊपर है। अगर आपका मन है ना कि मैंने गंदा टमाटर डालना है या नहीं डालना, प्याज गंदा डालना है या नहीं, ये सब ओनर के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ये देखता हूँ, देखो जो सपोज़ 10 रुपए की प्लेट बेच रहा है, उसका चलो समझ आता है कि उसने वही लो टमाटर, लो प्याज, वो क्वालिटी का यूज़ करके उसकी, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग वही है। लेकिन अगर आप 200 रुपए की चीज़ बेच रहे हो और उसमें आपको 100% मार्जिन है, और डिस्पाइट दैट, और यही आप लो क्वालिटी यूज़ करते हो, फिर तो ये तो आप कह लीजिए ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, वो बीमारियाँ लगती हैं। आज आप बीमारी लगवाओगे दूसरे के घर में, वो कहीं न कहीं आप अपने मेडिकल बिल्स देख लीजिए, वो उनके मेडिकल बिल्स से निकलेगा, कहीं न कहीं तो उनको वो देना पड़ता है। आज आप किसी को चीट करोगे ना, चाहे जैसे मर्ज़ी चीट करो, वो कहीं न कहीं आपका किसी न किसी तरीके से निकलेगा। पाजी आप इसको किस्मत की बात करते हैं, तो जो डॉली चाय वाला है, वो क्या अपनी किस्मत के कारण आज जहाँ है वो वहाँ खड़ा है? नहीं, वो किस्मत नहीं, वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से जहाँ है वो है। देखिए, उसको समझ आ गया कि मैं स्क्रीन के ऊपर, वो किस्मत तो देखिए हर काम में आपको किस्मत का साथ तो चाहिए, कि उसके पास कोई ब्लॉगर गया, वो उसकी किस्मत थी कि उसके पास ब्लॉगर गया। लेकिन कैमरे के ऊपर वो जो हरकत करता है, जीभ निकालता है, दूध डालता है, वो उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। वो अपना उसने क्रिएटिव रखा है कि मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे डालूँगा, ऊपर करूँगा, उछालूँगा, ये करूँगा, ऐसी बातें करूँगा, ऐसी अपनी तो पर्सनैलिटी ऐसे करने रखूँगा। से चाय अच्छी बन जाएगी? हैं? नहीं, चाय अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन आप ये देखिए वो पॉपुलर हो गया। चाय, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एबीसी आपके मोहल्ले में यहाँ पे चाय बेचता है, दूसरी जगह एक और बेचता है। लेकिन आप जब वीडियो में देखो, यार वो है ना स्टंट से करता है, ऐसे गॉगल ला के आता है, महँगी सी 10-12 लाख रुपए की बाइक पे आता है। आज हम चाय है ना, यहाँ तो हम रोज़ पीते हैं 10 रुपए वाली, आज उसकी 12 रुपए वाली पीते हैं। तो ऐसे उसको मैं ये कहूँगा, किस्मत तो प्ले रोल करता ही करता है, कहीं न कहीं आपके स्टार्स आपको पुश करते हैं, लेकिन उसने अपने ऊपर काफ़ी पैसा, अपना माइंड लगाया। आप उसकी पर्सनैलिटी देखिए, उसका हेयर स्टाइल देखिए, उसके गॉगल्स देखिए, उसकी बाइक देखिए, उसके आने का, उसका बोलने का, उसने उसपे वर्क किया है। तो ओके। वो सिर्फ़ किस्मत का खेल नहीं है, उसने अपने ऊपर वर्क किया है, उसकी क्रिएटिविटी है, या उसको किसी ने करवाया है, किसी ने सिखाया, जिसने भी किया, लेकिन वो सिर्फ़ किस्मत का खेल नहीं है। ठीक है। और किस्मत, आप ये किस्मत आपको बिल गेट्स के साथ कोलैब नहीं करवा सकती। डॉली चाय वाला को बिल गेट्स की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत बिल गेट्स को डॉली चाय वाला की पड़ी। तो ये किस्मत नहीं है। मैं इसको किस्मत नहीं कहूँगा। उसने जहाँ वो पहुँचा डॉली चाय वाला, वहाँ पर पहुँचने में उसके अपने एफर्ट्स बहुत हैं। तो बिल गेट्स की आप बोल रहे हो कि बिल गेट्स को ज़रूरत थी, तो बिल गेट्स को कैसे ज़रूरत पड़ी? उनका जो उस वक़्त कैंपेन चल रहा था, हुँ, हुँ। उसके लिए वो अलग-अलग कोलैबोरेशंस कर रहे थे। तो ये डॉली चाय वाला उस वक़्त सबसे बड़ा हॉट स्टार था सोशल मीडिया पे, इसलिए उन्होंने कोलैब किया उसके साथ, ताकि वो बिल गेट्स उसमें न हो जाए। वरना बिल गेट्स को क्या पड़ी है भाई डॉली चाय वाला, ना वो बिल गेट्स तो मुझे लग रहा है चाय भी नहीं पीता होगा वो, और डॉली चाय वाला की ऐसे वाली तो बिल्कुल नहीं पिएगा। ओके, अभी हम चाय पे ही बात कर रहे हैं। बहुत जगह ये देखा गया है कि कुछ दुकानों की चाय बहुत एडिक्टिव होती है कि मतलब आपको लगता है यार वहाँ चलते हैं चाय पीने के लिए, वहाँ चलते हैं चाय पीने के लिए। ये एडिक्शन कहाँ से आता है वहाँ पे? कि देखिए ये लोग कुछ मिक्स करते हैं, क्या होता है? देखिए, हो सकता है मिक्स भी करते हों, लेकिन हुँ, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं गया। हुँ। लेकिन है ना, ये माहौल होता है, ठीक है? आप टपरी, चाय की टपरी कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, ठीक है? हाँ जी। आप ये देखिए कि हर शहर में, हर मोहल्ले, हर कुछ किलोमीटर पे कुछ ऐसा अड्डा होता है, जहाँ की चाय चाय पीने में वो एवरेज है। आपको वो आप घर बनाओगे तो शायद बेटर बना लोगे, या आपके पड़ोस में चाय वाला होगा, लेकिन वो एक माहौल है। आप वहाँ जाके बैठ के पी रहे हो, आपको वहाँ दोस्त आ रहे हैं, वहाँ पे आप और लोगों को देख रहे हो, अपनी कम्युनिटी के लोग देख रहे हो, वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो ये माहौल, मेरे को ये लगता है चाय है ना, चाय लोगों के दिलों से जुड़ी हुई है। लोग सिर्फ़ चाय के लिए चाय नहीं पीते, कि उनको होता है कि हमने एक मी टाइम होता है ना चाय का, वो मी टाइम है। इवन मैं, क्या है कि मेरे ऑफ़िस में अब चाय की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब चाय का क्या है कि अब मेरे ऑफ़िस में भी चाय मिलती है, लेकिन क्या होता है, एक शाम को होता है जो टपरे कि में है ना, जाके चाय पीना है जाके। शाम को है ना हम आराम से उतरेंगे, नीचे उतरेंगे, हमारा 15-20 मिनट का ब्रेक है। हमने है ना वहाँ से 500 मीटर वॉक करके जाना है।
वहाँ चाय पी के आनी है, ठीक है? उसकी चाय अच्छी हो, ना हो, लेकिन एक होता है कि चल यार एक चाय एक ब्रेक हो गया, एक यहाँ बैठ के 10-15 मिनट भाई पूरे दिन की टेंशन है, चल इधर गप्पे-शप्पे मारी। तो सबके अपने-अपने रीज़न्स होते हैं। चाय पीने के लिए चाय चाय वाली पे नहीं जाते, ये लोग अपने मी टाइम के लिए जाते हैं। भाजी एक थोड़ा हटके क्वेश्चन है, बट मैं आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूँ। ये चाय का और सुट्टा का क्या कंसेप्ट है? कभी भी कोई जाएगा टपरे पे तो चाय के साथ सुट्टा वही मारना है। व्हाट इज द ये कंसेप्ट देखो बिहाइंड चाय एंड सुट्टा? मैं देखो हमारी कम्युनिटी में तो सुट्टे से सब दूर रहते हैं, तो इस चीज़ को तो मैं आंसर दे नहीं सकता, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में ये है, सिर्फ चाय का नहीं, ठीक है? जो ये सुट्टा मारते हैं, जो मैंने नोटिस किया है, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में, जो मेरे ऑफिस में है, देखिए उनको हर काम से पहले और हर काम के बाद सुट्टा मारना है। अगर वो ऑफिस में एंटर करने लगे हैं, मैं बहुत सारे रोज ऑफिस में अपने जो कुलीग्स हैं देखता हूँ, वो लिफ्ट में चढ़ने से पहले सुट्टा मारते हैं। ऊपर आए, लॉगिन किया, 15-20 मिनट अपना चेकअप किया, मेल किया, 15 मिनट बाद फिर वो गए बाहर, उन्होंने अपना सुट्टा मारा, वापस आ गए। ये सुट्टा एक है ना, इट्स अ रीज़न कि मतलब एक एक उन्होंने वो ढूँढ लिया कि अच्छा चाय पी रहे हैं, चलो सुट्टा मार लेते हैं। इज़ इट लाइक दैट? चाय तो बहाना है बेसिकली उनको। वो अब देखिए सुट्टा वाले को चाय का कोई रिलेशन नहीं है, वो सुट्टा हर बार मारता होता है। मैंने ये देखा है मेरे जो सर्कल में है, उनको ऑफिस के अंदर घुसते भी चाहिए, उनको लंच से पहले भी चाहिए, उनको लंच के बाद भी चाहिए, सुबह फ्रेश होने से पहले भी चाहिए, फ्रेश होने के बाद भी चाहिए। तो वो शायद एक अलग अलग नशा है, उसकी मुझे नॉलेज नहीं, लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग उससे बहुत एडिक्टिव होते हैं। तो पीने वाले सारा दिन ही पीते हैं वो तो। ओके। अभी हमने इतनी सारी बात करी। एक फूड ब्लॉगर की कमाई कितनी होती है? एक कमाई कैसे होती है? देखिए, कितनी होती है? देखिए, डिपेंड कि आप कितना कमा लेते हैं? कमा मैं डिसेंट कमा लेता हूँ। बेसिकली मैंने इसको कभी अपना कमाई का रखा ही नहीं है। ये बेसिकली मैं कहता हूँ कि मेरा पैशन है, ठीक है? तो मैं इसको एज़ ए कमाई लेता ही नहीं, लेकिन ये है कि ठीक है, आ जाता है, डिसेंट एक अमाउंट आ जाती है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि कितना है, देखिए पैसा इसमें बहुत ज़्यादा है, आज से नहीं, शुरू से। मैंने बीच में एक बात भी की थी कि हम यूट्यूब ऑफ़िस जाते थे, वहाँ हमें कॉमेडी क्रिएटर्स मिलते थे या दूसरे बोलते थे, उनको बोला जाता था कि आप अपने कंटेंट में फूड खाने डालिए। तो हुँ, ये जो इंडस्ट्री है, फूड से रिलेटेड कंटेंट है, इसमें जो एडवर्टाइज़र है, आई थिंक बहुत ज़्यादा पैसा डालता है। और इसी वजह से अगर आप आज कंटेंट भी देखें, इवन आफ्टर कोविड, तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फूड ब्लॉगर्स वगैरह जो फूड से रिलेटेड कंटेंट डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये कंटेंट डाल रहे हैं, देखिए आप उनका कंटेंट देखेंगे, वो पैशन वाला कंटेंट नहीं होता। वो अगर कंटेंट डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं पैसे के लिए। और मुझे दूसरों का आइडिया नहीं है, लेकिन जो मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, दे आर मेकिंग गुड मनी। लाइक एक हमारे नोन है जो जिन्होंने मेरे साथ अपनी इनकम शेयर की थी। उन्होंने वो बेसिकली क्या था कि मेरे से सजेशन लेते थे, गाइडेंस लेते थे। तो उन्होंने मुझे एक बार दिखाया था कि पाजी देखो, आपने मेरी हेल्प की, और ये देखो मैंने $2000 महीने का कमाया। तो 2000 आप लगा लीजिए, 1,60,000, डेढ़ डेढ़ ऑलमोस्ट। पौने 2 लाख रुपए हाँ जी। आपने कमा लिया। तो मैं ये कहता हूँ आप डेढ़ पौने पे नहीं जाते, आप कम भी रखें, क्योंकि मैंने उनको काम करते देखा है, तो मुझे पता है वो कितना व्यू आ रहा है, क्या आ रहा है। तो एक ये जो एवरेज वायरल व्यूज़ होते हैं, जो डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, ये देखिए कुछ भी कमा सकते हैं। ये अराउंड 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, मुझे लगता है कि एवरेज जो अच्छा काम कर रहा है, जो फुल टाइम काम कर रहा है, और जिसके पास कोई ब्रांड डील्स नहीं आ रही, जो सिर्फ़ फ़ेसबुक और यूट्यूब से पैसा कमा रहा है, वो 1 आध लाख रुपए बड़े आसानी से कमा सकता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में ही अपने सामने बनते हुए, कि वो कोई नौकरी कर रहे थे, कोई बिज़नेस कर रहे थे। तो जब उन्होंने ये फूड ब्लॉगिंग के वीडियो शुरू किए, तो ये बंद कर दिए। इनकम सोर्सेज़ बहुत अलग-अलग जगहों से आप पैसा कमा सकते हैं फूड ब्लॉगिंग में। लेकिन ये जो फ़ेसबुक और यूट्यूब का पैसा होता है, ये आपका सेफ व्हाइट मनी है, जो आपको दिख रहा है कि हर महीने आपको इतनी डेट को, 20 तारीख, 22 तारीख को आपको पैसा आ जाता है। और लाख, 1.5 लाख रुपए मैंने एवरेज अपने सर्कल में लोगों को कमाते देखा है। हमारे केस में क्या है, मैं हो गया या जो पुराने हो गए, हम है ना, लोग पुराने हैं। हमारा कंटेंट पुराना पड़ा है, ठीक है? एक हमारी क्रेडिबिलिटी अलग है, तो उससे क्या होता है, हमारे पास ब्रांड डील्स भी काफ़ी आते हैं। ब्रांड डील से वो उससे एकदम ही आप बल्ले-बल्ले हो जाती है कि चलो जी, वो पैसा इकट्ठा काफ़ी आ जाता है, ठीक है? हमारे पास ये होता है कि एक आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर है, क्रेडिबिलिटी अगर आपकी अच्छी है, तो आपको रेस्टोरेंट प्रमोशंस
बहुत आ जाते हैं, ठीक है? और इंस्टाग्राम अभी पैसे नहीं देता, लेकिन साल 2 साल पहले वो भी पैसे दे रहा था। वो एक उनका है ना एक स्कीम चलती है, ऑफ़र चलती है कि वो कुछ सिलेक्टिव क्रिएटर्स को पर मंथ इतना-इतना पैसा देना शुरू कर देता है कि और कंटेंट बनाएँ प्रमोट करने के लिए। फ़ेसबुक और यूट्यूब का फ़िक्स है। लेकिन इनमें पंगा भी क्या रहता है, आप इनकम कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लेकिन जैसे दूसरे बिज़नेस में होता है, अप एंड डाउन्स रहते हैं, कोई फ़िक्स इनकम नहीं है। हो सकता है 1 महीना आप 10,000 कमा रहे हैं, 1 महीना आप 1 लाख कमा रहे हैं। मैंने लोगों को 10-10 लाख रुपए महीना भी कमाते देखा है। तो आप देख सकते हैं कि मतलब पैसा इसमें बहुत है। मेहनत देखिए, मेहनत आपकी रंग लानी चाहिए। आपकी किस्मत है कि आपका वीडियो वायरल होना चाहिए, तभी आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो अगर आप एवरेज व्यूज़ भी हैं, तो आप मैंने लोगों को 50,000 लाख रुपए कमाते बड़े आसानी से देखा है। ओके। सो टू समराइज़, एक फूड ब्लॉगर कहाँ-कहाँ से पैसा कमा सकता है? देखिए, कमाने के सबसे पहले तो यूट्यूब से पैसा आता है, लॉन्ग वीडियोज़ पे अच्छा पैसा आता है। जो शॉर्ट वीडियोज़ जो डालते हैं, उसमें बहुत बहुत पीनट्स आते हैं। मैं तो उसको पीनट्स कहता हूँ, जो कहते हैं। लॉन्ग वीडियोज़ में पैसा है। फ़ेसबुक में जो आपकी वीडियोज़ आप डालते हैं, वहाँ से पैसा है। फ़ेसबुक और यूट्यूब सबसे मेजर व्हाइट मनी जिसको कहते हैं, जो साफ़ आपको हर महीने 20-25 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसमें ये है कि ऊपर-नीचे चलता है सीज़न टू सीज़न, लेकिन ये हो सकता है कि 1 महीना आपने ₹1000 कमाया, दूसरे महीने हो सकता है 2000 कमाया, फिर सडनली 500 पे आ जाए। जैसे आईपीएल जब चलता है, तो क्या होता है, फ़ेसबुक और यूट्यूब वगैरह से ना इनकम गिर जाती है, क्योंकि जो एडवर्टाइज़र होता है ना, तो आईपीएल से रिलेटेड कंटेंट होता है ना, उनमें पैसा लगाने शुरू हो जाता है। एक पीरियड ऐसा आता है साल में कि जो एडवर्टाइज़र का साल दिसंबर एंड तक जब वो होता है, फेस्टिवल सीज़न होता है, तब तक वो पैसा ख़त्म कर देता है। तो जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में उसके पास पैसा कम रह जाता है, तो आपकी इनकम उन महीनों में गिर जाती है। तो ये लेकिन फ़ेसबुक, यूट्यूब में इनकम ऊपर-नीचे रहती है, लेकिन आपके पास पैसा आता रहता है। इसके अलावा आप जब पॉपुलर हो जाते हैं, आपके पास ब्रांड कोलैबोरेशंस आती हैं। ब्रांड कोलैबोरेशन आपके पास हर टाइप की आती है। वो आपके ऊपर है, अगर आपने वो जुए वाली करनी है, वो तो पूरा साल रहती है। वो तो आप पूरा साल आपके पास आते रहेंगे, कुछ ना करें, वो आपके ऊपर है। अदरवाइज़ सीज़न टू सीज़न जो अलग-अलग ब्रांड्स होते हैं, वो आपके साथ कोलैब के लिए आपको अप्रोच करते हैं। मैंने ये देखा है, मैंने आज तक किसी ब्रांड को मैसेज नहीं डाला कि भाई आप मेरे साथ अप्रोच करिए। मैंने बहुत अच्छे-अच्छे इवन इंडियन बाहर के सब अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, लेकिन मैंने आज तक किसी ब्रांड को मेल नहीं डाली कि मेरे साथ काम करो। लेकिन मेरे जो फ्रेंड सर्कल में हैं जिनका फुल टाइम यही काम है, तो वो क्या करते हैं, वो जैसे होटल्स होते हैं, उनको होता है कि उनको मैसेज डालते हैं कि देखिए जी, हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हमारा इतनी बड़ी रीच है, हम आपका कंटेंट डालेंगे। दोनों में बजट डिसाइड होता है, अगर दोनों का बजट मैच करता है तो आपकी वहाँ से इनकम होती है। रेस्टोरेंट प्रमोशन के लिए बुलाता है, आउटलेट प्रमोशन के लिए बुलाता है, इवन कार्ड्स वालों के पास बड़ी अच्छी इनकम होती है, कार्ड्स वाले भी अच्छा पे करते हैं। तो आउटलेट्स, रेस्टोरेंट, यहाँ से तो पेमेंट है ही है, और ये तो सीधा मनी है, आप काम करो हाथों हाथ आ जाता है, आपको महीना वेट भी नहीं करना। आप ब्रांड के साथ काम करते हैं, तो ब्रांड में होता है कि हम 10 दिन बाद पेमेंट करेंगे, कईयों में तो 60-60 दिन का टाइम होता है कि 60 दिन बाद जाके आपको पेमेंट मिलेगी। तो इनकम के सोर्सेज़ तो बड़े सारे हैं। अब यही है कि हाँ, इसमें ये है कि नॉट ओनली फूड ब्लॉगिंग, मैंने दूसरों में भी देखा है, जी। पैसा अच्छा है सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएशन में। तो भाई आपने अब आज तक इतना सारा खाना खाया है, इतनी डिफरेंट-डिफरेंट सिटीज़ का खाना खाया है। आज तक सबसे अच्छा खाना आपको कहाँ का लगा? देखिए, इतना सारा मेरे से भी लोग पूछते हैं, ये जनरल लोग मिलते हैं तो कहते हैं पाजी कहाँ का आपको खाना। मुझे एक चीज़ लगती है जो मैं अपनी बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, नॉट अभी ब्लॉगिंग में घुसा हूँ, कि एक है ना भेड़-चाल चलती है, कि है ना ये अच्छा है तो इसी को अच्छा, 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 या तो मुझे रीज़न नहीं पता। देखिए, लखनऊ के फूड को बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाती है। ठीक है? मुझे लखनऊ का फूड ओवररेटेड लगा, ठीक है? विद ऑल रिस्पेक्ट, मतलब जितनी उसकी तारीफ़ की जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, मतलब उसको सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है? लखनऊ का खाना अच्छा है, लखनऊ के खाने के बारे में लिखा गया है, बुक्स लिखी गई है। शायद यही रीज़न है कि उसको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है। लेकिन लखनऊ के अलावा भी हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहें हैं, जहाँ पे खाना अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक मैं आपको अंडररेटेड जगह का नाम बोलता हूँ, जम्मू। जम्मू में आप वेज खाइए, चाहे नॉन-वेज खाइए,
दोनों चीज़ें लाजवाब मिलती है। कोई नहीं लिखता जम्मू के बारे में, कोई बात नहीं करता, मेरे ख़्याल से कोई बुक्स में शायद नहीं होगा, किसी शेफ़ ने किसी बुक में लिखा होगा। आप हिस्ट्री की बुक्स निकाल लीजिए, रेसिपीज़ की बुक लिखा, अवधी फूड के बारे में सबने लिखा होगा, लखनऊ के फूड के बारे में लिखा होगा, लेकिन आपको कहीं भी जम्मू के खाने के बारे में नहीं पता। जम्मू का आपने ज़्यादा से ज़्यादा सुना होगा राजमा, राजमा के अलावा आपने कोई सुना ही नहीं होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, अगर आपने पूरे इंडिया में खाना खाया है, ठीक है, और आप जम्मू जाके खाएँगे, तो मैं ये कहूँगा कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। ओके। जम्मू को हमेशा अंडररेटेड रखा जाता है। मेरा कोई नेटिव प्लेस नहीं है जम्मू, मैं जम्मू शायद 1 या 2 बार गया हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने जम्मू का फूड बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। इवन मिठाइयों की भी बात कर रहा हूँ, नॉन-वेज की बात कर रहा हूँ, मैं वेज की बात कर रहा हूँ, सस्ते स्ट्रीट फूड की बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट फूड की बात कर रहा हूँ। मुझे ये मेरे को हमेशा ये लगता है, मैंने जब वीडियोज़ बनाए जम्मू के, बनाते हुए मुझे ये फ़ील हुआ कि जम्मू के बारे में लोगों ने बात की नहीं, लिखा ही नहीं। और ऐसी बहुत सारी जगहें हैं, इंडिया में बहुत सारी जगहें हैं, छोटे-छोटे शहर हैं। मैं आपको अपना नेटिव प्लेस बताता हूँ, अम्बाला कैंट का। अम्बाला के बारे में कभी किसी बुक में नहीं मिलेगा, कभी कुछ नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपने नाम सुना होगा पूरन सिंह का ढाबा। अगर अम्बाला की बात होती थी, वो पूरन सिंह जी की डेथ हुए भी सालों हो गए, ठीक है? अम्बाला का जब भी फूड की बात होती थी, पूरन सिंह के ढाबे के अलावा अम्बाला का कोई ज़िक्र नहीं होता था। आज अम्बाला आप देखिए, आज फूड ब्लॉगर्स आए हैं, ठीक है? अम्बाला किसी भी एंगल से कोई बड़ा शहर नहीं है कि जहाँ जाए, लेकिन आज कोई भी फूड ब्लॉगर अम्बाला जाता है, उसका कंटेंट वायरल होता है। उसका एक तो फूड ब्लॉगर्स के लिए वो हेवन है ही है। खाना सच में बहुत अच्छा है, छोटे-छोटे शहरों में बहुत लाजवाब खाना है। ठीक है, आप हमारे हिस्ट्री में या हमारे शेफ़्स ने लिख दिया कि हाँ, यहाँ का अच्छा है, ये ठीक है, वो अच्छा है, वो हमने मान लिया जी, वो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं, जिसके बारे में बहुत कम बोला जाता है और मुझे हमेशा ये लगता है कि क्यों नहीं बोला जाता? मतलब सिर्फ़ उसी को क्यों मान लिया जाता है कि जो हिस्ट्री में हो गया उसके बाद कोई चेंजेज़ नहीं आ सकते उसके बाद। आज आप देखिए, आप यूट्यूब उठाइए, फ़ेसबुक उठाइए, ठीक है? लखनऊ सबसे ज़्यादा फ़ेमस है खाने में, सबसे ज़्यादा आपको हिट्स, व्यूज़ वहाँ मिल जाएँगे, सबसे ज़्यादा ब्लॉगर वहाँ की तारीफ़ें करते थके नहीं दिखेंगे। लेकिन आज आप वीडियो उठाइए कहीं का भी, ठीक है? जम्मू का आप वीडियो उठाइए, आप यहाँ का उठाइए, अम्बाला का वीडियो उठाइए, नॉर्मल कॉमन पीपल आप सोशल मीडिया पे सर्च करेंगे, आपको तारीफ़ें करते मिलेंगे। ब्लॉगर्स तो करेंगे, ब्लॉगर तो उसका प्रोफ़ेशन है, वो तो तारीफ़ करेगा, वो झूठ वो कम बोलता है कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो बहुत रेयर बोलता है, लेकिन ये खाना लाजवाब है। यही मुझे लगता है कोलकाता का खाना बहुत लाजवाब है, जिसकी तारीफ़ जितनी होनी चाहिए, उतनी नहीं होती। कोलकाता के बारे में मैंने जितना सुना है कि खाना टेस्टी भी है और सस्ता भी है। सस्ता भी है और लोग, सबसे पहले हम बिरयानी की बात करते हैं, ठीक है? लोग वहाँ की बिरयानी का मज़ाक उड़ाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, वो आलू डालते हैं बिरयानी में, भाई साहब आप एक बार वो खा के देखो बिरयानी, आप जितनी भी इंडिया की टॉप रिनाउंड बिरयानियाँ होंगी, उसको टक्कर देने लायक है। मैंने तो पूरा वहाँ पे जो एक बिरयानी की फैक्ट्री थी पूरी, उसके अंदर वीडियो जाके बनाया है, मैंने उसकी पूरी प्रिपरेशन देखी है। मुझे भी ये लगा था कि यार बिरयानी में कौन आलू डालता है, बिरयानी में क्या स्वाद आएगा? जब वो आलू मेरे ज़ुबान पे गया, तो मेरी जो एक धारणा थी कि ये तो बेकार चीज़ होती है, नहीं, बिल्कुल हट गई। ये तो बोला ही नहीं जाता, लिखा ही नहीं जाता अच्छा कि भाई एक, ठीक है, जो बुक्स लिखते थे वो शायद उन्होंने कोलकाता इतना ट्रैवल किया ही नहीं, या वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे कि भाई एक XYZ शहर की बिरयानी को हमने टॉप पे रख दिया है, अब इस जगह को हम किसी दूसरे को नहीं लेने देंगे। तो वो भी डरते होंगे कि आज मैं बोल रहा हूँ ना आपके इस पे कि मैंने लखनऊ से बढ़िया किसी और शहर के खाने को बोल दिया, तो आज लोग नीचे हो सकता है कमेंट्स में मुझे भी गाली देंगे, भाई तेरे को तो कुछ नहीं पता या कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप किसी को हक तो दो बोलने का, आप उसे अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करने दो। जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ, मैं ये कहता हूँ आप खुद एक्सप्लोर करो, आपको रियलिटी पता लग जाएगी कि सिर्फ़ दिल इंडिया में सिर्फ़ एक ही शहर नहीं है जहाँ का खाना बहुत अच्छा है। इंडिया में बहुत सारे शहर हैं जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते और मुझे मज़ा आता है। मुझे इस
जो ये जर्नी है मेरी भूखा सांड की, मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा यही आया कि मैंने ऐसी-ऐसी जगहें एक्सप्लोर की जिसके बारे में लिखा ही नहीं जाता था। टीवी पे आप देखते थे, टीवी पे किसी ने बात नहीं करते थे। ओटीटी पे बात कर लो, कहीं पे बात नहीं करते थे। आज आप फूड ब्लॉगर्स हैं, आप जाइए, छोटे-छोटे शहर हैं, जहाँ जिनके नाम भी नहीं सुने होते, आज वो फूड मैप पे हैं। किसकी वजह से? फूड ब्लॉगर्स की वजह से। राइट। वो वहाँ पहुँचे, वहाँ के खज़ाने दिखाए। आज भी हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, पाजी मैंने शहर का नाम नहीं सुना होता। वो कहते हैं पाजी आप मेरे शहर, मैंने कहा मैं आ तो जाऊँगा, मुझे कंटेंट ना मिला तो क्या होता है? ठीक है, आप ये सोचिए कि लोग चीज़ें देखते हैं, लोग हमें मैसेज करते हैं, पाजी आप हमारे शहर आइए। अगर ये सोशल मीडिया, मैं आपको जम्मू हमेशा बोल रहा हूँ, मैं जम्मू को इसलिए दे रहा हूँ कि जम्मू को उतनी अहमियत नहीं दी गई थी सोशल मीडिया से पहले। अगर ये सोशल मीडिया ना होता, क्या जम्मू के फूड को इतनी तारीफ होती? वो राजमा तक ही सीमित रह जाता कि जम्मू की राजमा, राजमा से आगे अम्बाला पूरन सिंह के ढाबे तक ही सीमित रह जाता, उससे आगे नहीं होता अगर ये फूड ब्लॉगर नहीं होते। ये फूड ब्लॉगर हैं जो अंदर इस कम्युनिटी के लोग अंदर घुसे, इन्होंने खजाने ढूंढे। ये तो मैं सिर्फ 2 शहर बोल रहा हूँ, मैं तो पार्ट टाइमर हूँ। मेरे से बड़े-बड़े जो फुल टाइम है पूरा इंडिया घूम चुके हैं। मैं अभी नॉर्थ ईस्ट नहीं गया, साउथ नहीं गया, बहुत सारी जगहें ऐसी हुई। बहुत जगहें हैं, ये फूड ब्लॉगर्स की वजह से लोगों के सामने आई हैं, जिसको कहते हैं ना फूड टूरिज़्म। ये फूड टूरिज़्म जो फूड ब्लॉगर्स ने यहाँ पे क्रिएट किया है। प्रमोट किया ना इंडिया में, ये किसी ने नहीं किया। कोई चैनल नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, किसी ने कोई हेल्प नहीं की फूड ब्लॉगर को, कोई गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प नहीं है। अपनी जेब से कमाता है, अपनी जेब से ही खर्चता है, वो सब कुछ करता है। गाली भी वही खाता है कि भाई तुम गंद दिखाते हो, तुम फ्री लोडर हो, तुम फ्री का खाते हो, तुम ये हो, तुम गंद को भी अच्छा बोल देते हो, ये है। लेकिन ये फूड ब्लॉगर है जो छोटे-छोटे शहरों में घुस के वहाँ के खजाने लेके आया। पाजी अभी हमने बिरयानी की बात करी, लखनऊ की बात भी करी। अभी जब हम ऑर्डर करने जाते हैं ऑनलाइन ऐप्स पे, तो वहाँ बढ़िया फाइट होती है कि ये हैदराबादी बिरयानी, ये लखनवी बिरयानी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, देखिए हैदराबादी बढ़िया है या लखनवी बढ़िया है, तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। ये अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस है। जो मैंने नोटिस किया है, जो लखनऊ की बिरयानी होती है वो मुझे बहुत ही ड्राई सी फील बिल्कुल, होती बिल्कुल। है, जो हाँ मैं जी। जब देखता हूँ, हाँ जी। मुझे ड्राई। हैदराबादी मुझे थोड़ी सी स्पाइसी मसालेदार फील होती है। तो मैं यही कहूँगा कि जो मसाले पसंद करता है तो वो तो पसंद करेगा कि हैदराबादी है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं कि हैदराबादी खाएं या लखनवी खाएं, तो मैं ये कहूँगा कि कोलकाता की बिरयानी खा के देखिए, वो भी बड़ी अच्छी है। उसमें चाहे आलू ज़रूर होता है, आप आलू से घबराए नहीं, वो आलू स्वाद को बढ़ा रहा है। बट वो ये बिरयानी जनरली ऑनलाइन ऐप से मिल नहीं रही ना, को कोलकाता बिरयानी। नहीं, अब कोलकाता देखिए प्रमोशन की बात है ना, वो मार्केटिंग गिमिक है सारा कुछ कि भाई हैदराबादी बिरयानी, लखनवी बिरयानी, उन्होंने अपनी बिरयानी के नाम रखे हुए हैं। तो ये वो मार्केटिंग का तरीका है। अब कोलकाता की बिरयानी के बारे में हम जब फूड ब्लॉगर्स बात करेंगे, अच्छे से करेंगे और करेंगे, तो लोगों के सामने आएगा। तो वो जो ये ब्रांड्स हैं जो बिरयानी बेच रहे हैं, इनको भी लगेगा कि भाई अब कोलकाता बिरयानी भी रखनी चाहिए। वो इसलिए नहीं रखी हुई, या मेरे डिमांडिंग ख्याल ये से भी। कुछ में है या कुछ में नहीं है, वो इसलिए नहीं रखी क्योंकि उसके बारे में बात ही बहुत कम करते हैं। यहाँ पंगा यही है ना कि जो हमारी बुक्स में लिख दिया कि हैदराबाद की बिरयानी अच्छी है, लखनऊ की बिरयानी अच्छी है, वही बिरयानी वाले ने उठाया। उसको पता है यही बिकेगा और तो तीसरा बिकना ही नहीं, कोई बात ही नहीं करेगा। पाजी हम इतने साल से दिल्ली में रह रहे हैं और हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि यार चलो एक काम करते हैं, आज भूख लग रही है तो मूर्थल चलते हैं और मूर्थल। मूर्थल के पराठे वहाँ खा के आएंगे। तो डू यू थिंक कि मूर्थल इज ओवररेटेड? मैं देखिए मूर्थल मेरे लिए क्या है, देखिए सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है। मूर्थल मैं अगर नॉर्थ इंडिया की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, और अगर स्पेशली मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, तो मूर्थल के आज की डेट की बात कर रहा हूँ 2025 हाँ की, जी। आपको एक ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे साफ सुथरी सिटिंग हो, अच्छे वॉशरूम्स हों ताकि आप फ्रेश हो सके। ये जो नीड है, बेसिक नीड है, ये मूर्थल के ढाबे पूरे कर रहे हैं। बट दे आर आप मोर ऑफ टेस्ट रेस्टोरेंट नो। को साइड कर दीजिए, अभी टेस्ट पे आते हैं। आप एक बेसिक है, मेरे साथ मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे चाय पीनी है, मुझे अपने ड्राइवर है तो मैंने उसको चाय पिलानी है। एक बेसिक सी छोटा होता है कि मैं कुछ हल्का फुल्का खा लूँ आगे निकलने के लिए। एक मुझे वॉशरूम चाहिए साफ सुथरा, वो मेरी बेसिक नीड मूर्थल के ढाबे पूरे करते हैं। बात करते हैं टेस्ट की।
वहाँ पे 4-5 ढाबे अगर मैं बोलूँ बहुत काफ़ी रिनाउन है, जिस पे हमेशा ही रश रहता है। आप देखिए सबके पराठे बनाने का टेस्ट बड जैसे उनका बनाने का तरीका अलग है, वैसे ही मेरा टेस्ट बड भी लोगों के अलग होते हैं। मैंने एबीसी ढाबे पे लोगों को पराठे एन्जॉय करते देखा है। जब मैं उन वो पराठा खाता हूँ, मुझे ये लगता है कि जो उसके अंदर स्टफिंग होती है, वो हल्के मसाले होते हैं। बस वो बॉइल्ड आलू वगैरह हल्का नमक में डाल के उसको स्टफ तंदूर करके में बना के दे दिया। पेश कर दिया जाता है, हुँ। ठीक है? और इतना सारा मक्खन रख दिया ऊपर। हाँ, मक्खन रख दिया, ठीक है? अब मक्खन भी पहले ज़माने में लोगों के घरों में निकलते थे, अब तो लोगों के घरों में भी नहीं निकलते, तो लोगों को एक एक्सपीरियंस होता है कि भाई तंदूरी पराठा खा रहे हैं, ऊपर से मोटा-सा इतना सारा पराठा मक्खन आ रहा है, है। मक्खन आ रहा है, वो एक एक्सपीरियंस है, ठीक है? उसको स्वाद ये है जो हल्के मसाले खाते हैं, ठीक है? हर बंदा है, जो हल्के मसाले खाता है, वो बहुत एन्जॉय करता है। टाइम टू टाइम इतने सालों से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, अंबाला से दिल्ली, मैं बचपन से ट्रैवल कर रहा हूँ। मैंने ये मूर्थल को डेवलप होते हुए अपनी आँखों के सामने देखा है। मैंने ये उस ज़माने में खाया जब कच्ची छतें होती थी, मैंने उस ज़माने में भी ये ढाबे देखे हैं। टाइम टू टाइम इसमें चेंजेज़ आते रहे हैं। आज अभी मैं रिसेंटली एक ढाबे पे गया था। मैं आपको रीज़न बताता हूँ उस ढाबे पे मैं क्यों गया था। मैं उस ढाबे पे इसलिए गया था कि मेरे साथ मेरी फैमिली है। मुझे मेरी फैमिली ने वॉशरूम यूज़ करना है। ये हमारा टारगेट था और मैंने अपने ड्राइवर को चाय पिलानी है, क्योंकि उसने ड्राइव करनी है उसको चाय। ये मेरा टारगेट था। जब हम वहाँ गए उस ढाबे पे, मैं उस ढाबे पे शायद 5 साल बाद गया होऊँगा। मिनिमम 5 साल का गैप। लेकिन मैं सिर्फ़ इसलिए गया क्योंकि मेरी नीड ये थी कि साफ़-सुथरे वॉशरूम इस ढाबे पे मुझे मिल जाएँगे। मैं वहाँ गया, वहाँ जाके मैंने पराठा ऑर्डर किया। नॉर्मली तंदूरी पराठा होता है, उनके मेन्यू में अब तवा पराठा भी था। मैंने तवा पराठा मँगाया। सरप्राइज़िंगली वो पराठा स्वाद था। जैसी स्टफिंग मुझे अंदर थोड़ी मसालेदार अमचूर वग़ैरह अनारदाना डाल के जैसे होता है ना, वैसा खाया, मुझे स्वाद आया। तो मेरी जो एक बनी हुई थी धारणा कि यार ये तो ओवररेटेड है, ये मज़ा नहीं आ रहा जो ये है, वो चेंज हुई। जब मैंने वो खाया, एक तो मेरी जो बेसिक नीड्स थी वो फुलफ़िल हो गई, मुझे खाने का स्वाद आया। अब मैं जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगा, तो मेरी फैमिली पूछती है, "अच्छा हम रास्ते में कहाँ रुके?" मैंने कहा, "वो एक्सपीरियंस ठीक था?" वो कहते हैं, "हाँ, वो ठीक था।" तो यही चीज़ है, जैसे मेरे साथ हुआ, हो सकता है लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा हो कि एक एक्सपीरियंस की वजह से वो बार-बार वहाँ जा रहे हैं। बाकी जो हमने बात की, एक बड़ा-सा पराठा आ रहा है, बटर आ रहा है, देखिए वो एक्सपीरियंस, जैसे हमने चाय की टपरी की बात की, वो चाय तो स्वाद होती नहीं, लेकिन एक एक्सपीरियंस होता है। हम यारों दोस्तों के साथ बैठे हैं, हम कितनी वीडियोज़ देखते हैं, हाँ भाई भूख लगी है, चाय पीनी है, कहाँ चलें, घूम रहे थे, चलो भाई मूर्थल चलते हैं। तो ऐसे कितने वीडियोज़ होते हैं, लोग मूर्थल पहुँच जाते हैं और हमारे सर्कल में कितने लोग बहुत होते हैं, जाते हैं। बातों-बातों में ही गुड़गाँव से मूर्थल निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है वो खाने के लिए जा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं, वो एक एन्जॉयमेंट है। वहाँ का माहौल, आप वहाँ जब बैठ के बड़ा-सा पराठा आपके सामने आता है, बटर रख के आता है, वो एक आप फ़ोटो, और कुछ नहीं है तो आप आजकल इंस्टाग्राम लाइव बन गया, आप वो स्टोरी के लिए, आज मैं देखो जी स्टोरी डाली, वो स्टोरी के लिए मूर्थल आए लोग जी एन्जॉय खाना कर रहे खाने हैं। के लिए। राइट। मेरे को ये लगता है जो मूर्थल लोग जा रहे हैं, वो स्वाद के लिए नहीं जा रहे, वो उनकी बेसिक नीड है। कोई अपना टाइम स्पेंड करने जा रहा है, किसी का वो बीच में स्टॉप है। आप देखिए वहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, एयरपोर्ट की गाड़ियाँ होती हैं, कितना सामान लगा रहा होता है। एक स्पॉट है जहाँ पे उन्होंने जो बेसिक नीड है, आप देखिए अब तो खिलौने, गेम्स वगैरह कितना कुछ तो उन्होंने वही कर मैं दिया। कहना चाह रहा था कि अब वो ढाबे ढाबे कहाँ रहे? ढाबे नहीं रह गए, वो एक मॉल्स बना दिए। वो बेसिकली उन्होंने अपने टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड कर अपग्रेड दिए। किया है और वो बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं। मैं जब ये हरियाणा पंजाब के रोड पे जाते हैं, तो हमें देखिए कितने ऑप्शन अच्छे-अच्छे मिलते हैं। आज मैं दूसरे हाईवेज़ पे निकलता हूँ, हमें वो ऑप्शंस अभी नहीं मिल रहे। हम बिल्कुल नहीं मिलते। अभी हम राजस्थान से होके आए ना, हाँ। आप यकीन नहीं मानेंगे हम खाने को तरस गए। हाँ, राजस्थान पे आप रोड पे देखिए तो एक ब्रांड है हाईवे या समथिंग, उनके 2-3 ढाबे हैं, उन पे भी खाना अच्छा मिलता है, मैंने वहाँ खाया हुआ है। अदरवाइज़ आप देखिए आपके ऑप्शंस ही नहीं है। ये रोड तो बड़ी लकी है, मैं तो ये कहता हूँ कि अरे! बहुत लकी रोड है। बिल्कुल, पंजाब यहाँ वाली से तो ले बहुत अच्छी रोड है। वैसे तो दिल्ली से लेके जम्मू तक वाह-वाह है, हाँ लेकिन जी। ये है कि आप इधर से आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे हिमाचल जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, आप किस साइड भी जा रहे हैं दिल्ली से, तो ये बहुत बढ़िया आपका स्पॉट है। मेरी तरफ से मैं हमेशा मूर्थल को, लोग जितनी मर्ज़ी बुराई कर ले, कुछ कर ले, मैं मूर्थल को खाने के लिए नहीं देखता, लेकिन मैं एक स्टॉप देखता हूँ जहाँ पे रुक के मैं आराम कर सकता हूँ, थोड़ी देर मैं अपना चाय पी सकता हूँ, अपनी फैमिली, वॉशरूम यूज़ करना है, वॉशरूम यूज़ कर। भाई हमने इतने सारी जगहों की बात करी। एक ऐसी जगह अगर उसके बारे में बात नहीं करेंगे,
तो शायद इसका जस्टिफिकेशन नहीं होगा इस पूरे पॉडकास्ट का। चांदनी चौक, हम्म जैसे हम बात करते हैं यार चाट खाना है चांदनी चौक का खाओ, पराठा खाना है पराठे वाली गली जाओ वहाँ पराठा खाओ, गोलगप्पा खाना है वहाँ खाओ। डू यू रियली थिंक कि आज से 10 साल पुराने या 15 साल पुराने चांदनी चौक और आज के चांदनी चौक में वही टेस्ट वही चीजें अभी भी वो लेगेसी मेंटेन हो रही है? देखिए, हमारे फूड ब्लॉगर्स के लिए ना चांदनी चौक एक सोने की सौगात है। कोई भी फूड ब्लॉगर, जब हम ये वीडियोस नहीं बनाते थे या जब हमने शुरू किया होगा, हर फूड ब्लॉगर ने चांदनी चौक जाके माथा जरूर टेका होगा वहाँ के फूड का, चाहे वो चावड़ी बाजार हो चाहे कहीं का भी हो। आज भी ये पुरानी, मैं 10 साल पहले की, 8-10 साल पहले की, और आज भी वहाँ पे माथा जरूर टेका जाता है। आजकल घेवर का मौसम है, वहाँ पे घेवर बहुत फेमस है। बहुत फेमस है। घेवर के लिए माथा टेकने जाते हैं लोग, ठीक है। चांदनी चौक ऑब्वियसली हम जब पहले जाते थे स्वाद अलग होता था, अब जाते हैं अलग होता है। उसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे कोविड में बहुत सारे कुक जो कुकिंग वगैरह थे वो चल बसे, कुछ थे जो अपने गांव गए वापस नहीं आए, कुछ ऐसा था जो, अब कई ओनर ऐसे हैं जिनको पैसे का ज़्यादा है, क्वालिटी का उनको नहीं है, पीछे से सप्लाई किस टाइप की आ रही है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टेस्ट में। लेकिन आज भी मैं जब चांदनी चौक जाता हूँ, मैं 6 महीने साल में एक बार चांदनी चौक जरूर जाता हूँ। और मेरा ये होता है कि ये XYZ मैंने चीज़ें अपनी सेलेक्ट की होती है, ये खानी है मुझे मज़ा आता है। आप 6 महीने साल में जाएंगे ना, आप वो कहेंगे अच्छा मैंने लोटन के छोले कुलचे, वो स्पाइसी होते हैं, किसी को पसंद आते हैं किसी को नहीं आते। मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन मैं वो साल में एक बार या 2 साल में एक आध बार खाता हूँ। लेकिन जब खाता हूँ तो मुझे मज़ा आता है। शाम स्वीट्स की पूड़ियाँ हैं, लोग कहीं अब उसकी तारीफ़ करते हैं, कोई कहते हैं अब ये बेकार है, मसाले हैं, ये है। लेकिन मैं 6 महीने साल 2 साल में एक बार खाता हूँ, मुझे स्वाद आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वहाँ पे एक सैंडविच मिलते हैं, फ्रूट सैंडविच। हाँ अब जी। मैंगो का सीज़न होता है ना, आप मैंगो के सीज़न में जैन सैंडविच वालों के पास जाइए। हम उस ज़माने में जाते थे जब वो हमें फ़ोटो नहीं खींचने देते थे। आप ये खुद सोचिए, वो छोटी-सी पतली-सी छोटी-सी गली है, टूटी-सी दुकान है, उसके अंदर ऐसे है, आप भी कहोगे मैं कहाँ आ गया। आप किसी और फ़ॉरेनर्स दुनिया जान के वहाँ आते हैं। वो अंकल गुस्सा हो जाते थे अगर हम, जैसे वो सैंडविच बना रहे हैं ना, ऐसे फ़ोटो खींच, गुस्सा हो जाते थे अंकल। हम वहाँ से सैंडविच बना के बाहर सड़क पे आते थे, फिर फ़ोटो खींचते थे। आज उनको सोशल मीडिया की पावर पता है, आज वो किसी को मना नहीं करते। आज हम देखते हैं ना वीडियोज़ आ रहे हैं। मैं कहा एक ज़माना होता था जब हम नवे-नवे थे, हम जाके उनको रिक्वेस्ट करते थे, अंकल भगा देते, चल भागो ऐसे ही, कोई नहीं करना, ये नहीं करना। अरे ना करते थे। आज देखो चेंज है। और चावड़ी बाज़ार, पुरानी दिल्ली, चांदनी चौक, बहुत सारे स्वाद हैं। और मैं वेज की बात कर रहा हूँ, नॉन वेज तो ठीक है, वहाँ का ठीक है, लाल किले के सामने ठीक है, वो चल रहा है, वो पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। टाइम टू टाइम चेंजेस ज़रूर आए हैं, लेकिन शायद जैसे मैंने बोला, इन जगहों की तारीफ़ बहुत की गई है, ठीक है? तो तारीफ़ें की गई हैं, मैं आज पराठे, चाहे जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें की गई हों पराठे वाली गली में, मैंने अपने आप एक्सपीरियंस किया, मैं नहीं खाता, मुझे नहीं पसंद आता। लेकिन उसके अलावा बहुत सारी छोटे-छोटे आउटलेट ऐसे हैं, जहाँ पे मुझे खाना पसंद आता है। कई बार हम छोटी-छोटी गलियों में घूमते होते हैं, तो ठेला लेके, छोटा-सा कार्ट लेके लोग चीज़, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें बेच रहे होते हैं, वो भी स्वाद मिल जाती हैं। तो वो उस जगह का जादू ऐसा है, उसके बारे में लिखा भी बहुत गया है। बेसिकली पुरानी दिल्ली में अगर आप देखा जाए तो लिखा सबसे ज़्यादा पराठे वाली गली के बारे में गया है। कोई उसके लिए अच्छा भी बोलता है, बुरा भी बोलता है, सब कुछ बोलता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जिसके घर में, हम तो पंजाबी हैं, सिख हैं, हमारे घरों में तो पराठे बहुत स्वाद बनते हैं। लेकिन कुछ कम्युनिटी, मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ कम्युनिटी के ऐसे लोग हैं जिनके घर में पराठे स्वाद नहीं बनते, जो बेसिक पराठे बनते हैं। वो पराठे वाली गली में जाके जब पराठा खाएगा, उसको स्वाद लगता है। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की। हमने तो ऑलरेडी, हमारे घर में बढ़िया चीज़ मिल रही थी, तो हमें तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन एक कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटी के लोग, कुछ एरिया के लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस ही नहीं ये की है, उनको मज़ा आता है। और आज देखिए, पहले भी वो हाउसफुल होती थी गली, आज भी हाउसफुल होती है। मैं चाहे उसकी तारीफ़ करूँ, मैं चाहे उसकी बुराई करूँ, सोशल मीडिया पे उसको लोग जितना मर्ज़ी ओवररेटेड कर लें, आज भी वो चल रही है। ठीक है। पाजी, हाउ वाज़ द एक्सपीरियंस ऑफ द पॉडकास्ट? देखिए, मैंने पहले भी कुछ स्पीचेस दी हैं और पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ वगैरह मैंने पहले भी दिए हैं। दोस्तों यारों में भी बैठते हैं, कम्युनिटी में बातें होती हैं, मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें देखिए, और अगर आपने देखा हो, हमने कुछ बातें जितनी हमने की हैं, ये दिल से निकली हैं। ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं था,
या आपने मुझे पहले क्वेश्चन की लिस्ट नहीं दे दी कि मैं ये बात करूँगा, ये करेंगे। आप यहाँ बैठे हो, मैं यहाँ बैठा हूँ। आप मेरे लिए, मैं वो बंदा हूँ जिसने थोड़ा फूड ज़्यादा एक्सप्लोर किया हुआ है। आप ये हैं कि आपने मेरे से थोड़ा फूड कम एक्सप्लोर किया है। आप मेरे से पूछ रहे हो, आप एज़ ए फूडी मेरे से बात कर रहे हो, तो मुझे आपसे मैं बात सच करते में फूडी हूँ, इसलिए आपसे इसलिए करा मैंने। आपसे मैं जब बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी फूडी से बात कर रहा हूँ, जो मेरे को जानना चाहता है कि मेरे से बात करने के बाद वो यहाँ-यहाँ खाने जाएगा। तो मुझे वो एक्सपीरियंस लगा, ऐसा लगा नहीं कि हम एक इंटरव्यू दे रहे हैं या कुछ प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है, कुछ नहीं है। मतलब हर चीज़ आप एक बात निकली, एक बात से दूसरी बात निकलती रही, तीसरी बात। और मैं किसी चीज़ के लिए, मैंने किसी चीज़ की तारीफ़ की है, किसी को बुराई की है, हो सकता है बाद में वो जाके लोग कहें भाई तूने इसके बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों ठीक बोल है, वो दिया। आपका ओपिनियन था। हाँ, ऑब्वियसली हर चीज़ का ओपिनियन है और मैंने कोई स्क्रिप्टेड नहीं था ये, तो सबसे मज़ा यही आया मुझे। आपको मालूम है बाजी आज क्या हो रहा था? जब आप इधर-उधर की बातें कर रहे थे ना, तो आई वाज़, जैसे आपने घेवर की बात करी, तो मेरे मुँह में वो घेवर वाला टेस्ट आ अरे रहा था। अभी हम चांदनी चौक की बात कर रहे थे ना, अब ये मेरे मुँह में ना पानी आ रहा है। क्योंकि अब मेरे को याद आया कि लोटन के छोले कुलचे खाए मेरे को 6 महीने साल हो गया, तो एक राउंड तो और बनता है। ओके, सो थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज आपने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी, इतनी सारी खाने के बारे में बात करी, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, ब्लॉगर्स की सच्चाई कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना सच, कितना झूठ, कितना कमाते हैं, कितना नहीं कमाते, किस सीजन में कमाते, किस सीजन में नहीं कमाते, यू नो, और बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। और प्लस आपने स्पेशलिटी बताई कि कहाँ के कौन-कौन से फूड स्पेशल हैं, स्पेशल है और किन के बारे में कम बोला जाता कम है। बोला जाता है। So thank you so much for coming. Thank you giving us the time, giving us the opportunity to talk to you. So thank you very much for coming. थैंक यू जी, Thank you, थैंक यू Baji. सो Thank you मच, so much. थैंक यू सर। Okay.